अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शोएब। हम मुस्कुराते हुए मॉर्निंग का आगाज कर रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं इस शो में। मौसम कैसा है उसकी बात करते हैं। क्या सूरज मुस्कुरा रहा है या सूरज गजब ढा रहा है? ये दोनों ही काम नहीं हो रहे। कुछ और ही मौसम है जिसकी समझ भी नहीं आ रही। रात ठंडी है, दिन को गाड़ी में तो एसी चलाना ही पड़ता है अगर बाहर आप निकल जाएं 12-1 बजे। तो मौसम अभी जरा मिक्स सा है और थोड़ी सी हेज भी नजर आती है। Yes. क्लैरिटी नहीं है विजन में। सुबह सुबह के टाइम सूरज भी पूरा नहीं निकला हुआ होता, ऐसे लगता है बारिश होगी लेकिन होती नहीं है। और थोड़ी सी मुझे लगता है कि कोई हमारा एनवायरनमेंट ऐसा हो रहा है कि कुछ सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। हमने अपने माहौल का बड़ा ख्याल रखना है। पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, अपने बच्चों को भी कहें कि जौन सी सालगिरह हो ना उतने पौधे लगा दें तो आपकी जिंदगी भी अच्छी रहेगी, दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा होंगी। अच्छा, लेकिन क्या ये मौसम है पौधे लगाने का? बिकॉज कोई तो पौधा लगता होगा ना इस मौसम में, आखिर कोई आई तो वाज लगता थिंकिंग कि होगा। मैं अपने लॉन में ग्रास करवाऊं, तो मैं ये सोच के कंफ्यूज था कि आप आर्टिफिशियल ग्रास करवा रहे हैं। नहीं करानी तो रियल वाली है, बट उसमें देखना पड़ेगा ना कि इस मौसम में लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए। बिकॉज मैंने यही सुना है कि आप बाहर से पहले अगर स्टार्ट करें तो अच्छी घास लग जाती है। अच्छा, अभी तो ऑटम का लेकिन उससे अच्छा अभी होगा autumn कि का अगर मौसम। आप कोई वो किचन गार्डन की चीज होती है ना, वो लगा लें। घास तो हम खा नहीं सकते, खाने की नहीं, चीज कुछ लगाएं, चीजें फायदा हो। खूबसूरती के लिए भी होती हैं। हर चीज का ताल्लुक खाने से नहीं होता। वैसे घास फूस भी खाई जाती है। हाँ, वो है ना, पालक होती है जिसको हम घास फूस कहते हैं। उसमें कैबेज भी होती है, उसमें हाँ। और भी बहुत सी लेकिन साग और चीजें पालक होती हैं। स्पेसिफिकली हाँ। वो देखने में घास फूस जैसी लगती है लेकिन बहुत अच्छा आप खाना बनता है। पपाये से तो नहीं है आपका ताल्लुक कोई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चले जी, बढ़ते हैं आगे। तो हमने मौसम की बात की, कुछ लाइटर सी गुफ्तगू। बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, जो टॉपिक्स होंगे उसमें एक टॉपिक पेरेंट्स के लिए बड़ा अहम है, बच्चों के लिए बड़ा अहम है, चूंकि हम बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग की, दैट टू एट एन अर्लियर स्टेज। हम अक्सर ही देखते हैं कि स्कूल में उस्ताद की ट्रेनिंग पर तो खासा काम हो रहा होता है, लेकिन बच्चों की काउंसलिंग पे इतना काम नहीं हो रहा होता। तो आज हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की इस तरीके से बात करेंगे, कैसे एक ऐसा माहौल तश्कील दिया जाता है इंस्टीट्यूशन लेवल पर कि उसमें फिर ना सिर्फ उस्ताद की ट्रेनिंग बल्कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हों, कुछ ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हों जो कि एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा मौका फराहम कर सकें, ऐसा इन्वायरमेंट फराहम कर सकें, काउंसलिंग कर सकें एट दैट अर्ली स्टेज, लाइक 6th 7th 8th क्लास में, कि आपने क्या करना है या आपको क्या करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। बिल्कुल शोएब, हम आज ये डिस्कस करेंगे डिटेल से। साथ ही साथ हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि सैलाब मुतासरा इलाकों में हमारे जो बहन भाई मौजूद हैं, हम उनको बिल्कुल नहीं भूले। उनके लिए हम पाकिस्तान में क्या कुछ कर रहे हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी मदद के लिए राशन जमा करना, घर बना के देना, उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाना। तो इस सिलसिले में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ एक तो मौजूद होंगे डिटेक्टिव न्यूयॉर्क पुलिस ब्रुकलिन रोहेल खालिद साहब, और इसके साथ साथ इलियास हसन चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के काम कर रहे हैं उन पाकिस्तानियों के लिए जो इस वक्त मुश्किल में है। हमारे बहुत से ऐसे बहन भाई जिनके पास अभी शेल्टर्स नहीं है, उनको तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करनी है। जाहिर है सबके ताउन से मिलजुल के ये काम होगा। एग्जैक्टली। और एक और मेहमान होंगी हमारे साथ, कम उम्र तरीन ताइक्वांडो एथलीट हैं ये, आयशा अयाज, ताल्लुक है सवात से। और आप ये देखिए, इस कम उम्री में भी उन्होंने कोई मेडल वैसे छोड़ा नहीं है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तमाम मेडल्स उनके पास हैं, मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। एट दिस अर्ली एज 104 मेडल्स अपने नाम किए हैं। उनकी जर्नी कैसी रही, वाई ताइक्वांडो एंड हाउ कम सो मेनी मेडल्स। और ये देखिए कितने माइक्स उनके सामने। तो एक प्राउड मोमेंट फॉर हर पेरेंट्स एज वेल, कि जब आप इतनी अचीवमेंट्स के साथ होते हैं और अभी और आपके ख्वाब होते हैं, तो हम ज़रूर उनसे पूछेंगे कि किस तरह से ये लेकर चल रही हैं इस ताइक्वांडो को, और इसके अलावा एग्जैक्टली उम्र क्या है, कब से कर रही हैं, और आगे इनका प्लान क्या है। बिल्कुल शोएब, ये जो स्टार्ट मोमेंट है ये कैसे एंजॉय किया उन्होंने, ये भी पूछेंगे। और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी बात करेंगे जो बेघर हैं, जिनका अपना घर नहीं है, लेकिन कोई ना कोई दुनिया में ऐसा है जो उनको उम्मीद दिलाता है। स्पार्क ऑफ होप की बात करेंगे। फलाही काम जो किए जा रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनका घर बार नहीं है, जिनको ज़िंदगी की उम्मीद चाहिए, वो उम्मीद दिलाने वाले आज एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद होंगे जो मुतादिद एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं, और उनका नाम है अनवर अम्मान। अनवर अम्मान साहब से पूछेंगे कि वो इन बच्चों के लिए कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, और इन बच्चों को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए
किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है। एग्जैक्टली लेकिन इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ जाएं, मेहमानों की तरफ जाएं, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बने थे मेहमान चाइना के, उनकी बात करते हैं सबसे पहले। और उनके इस दौरे के समरात हमें नज़र आना शुरू हो चुके हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑन पेपर होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्लानिंग के फेज़ में होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ऐलान तो होता है लेकिन उसमें वक्त लग जाता है। लेकिन जो हम खबर आपसे शेयर करने वाले हैं वो है कि जिस तरीके से वहाँ पर गए, इस्तकबाल हुआ, कुछ मीटिंग्स हुई, कुछ प्लानिंग्स हुई, वो सब एक तरफ, लेकिन जो सबसे अहम और अच्छी खबर है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ी। आपको बताएं कि बुलेट ट्रेन्स चाइना से पाकिस्तान आएंगी। 86 बोगियां चाइना ने आज 3 नवंबर चाइना से पाकिस्तान के लिए भिजवानी है, लोड हो चुकी हैं, अब कुछ दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। और 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने वाली ये ट्रेन या पाकिस्तान में भी दौड़ेगी, लेकिन उसके लिए ज़रा कुछ वक्त लगेगा, बिकॉज ज़रा हमें अपने ML1 को या फॉर दैट मैटर अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है। वो चाहे फिर हम देखें ऑरेंज लाइन हो, दीगर लाइंस हो जहाँ पर ट्रेन सर्विस चलती है, कि वहाँ पर क्या गुंजाइश हमारे पास है, क्या वो इस स्पीड की ट्रेन को अभी अफोर्ड कर सकते हैं कि हमें उसे अपग्रेड करना होगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि हम एक मसबत उठा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट या फॉर दैट मैटर जब हम कम्यूट की बात करते हैं उसमें हम बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बिकॉज अगर अब आज हम सऊदी अरब जाएं, हम देखते हैं कि मक्का टू मदीना जिस तरह से बुलेट ट्रेन चल रही है, हम किसी और डेवलप्ड नेशन में जाएं वहाँ पे बुलेट ट्रेन चल रही होती हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि अब चाइना पाकिस्तान को ये हाई स्पीड ट्रेन दे रहा है। और ये पहली बार हो रहा है कि चाइना ने अपनी ये ट्रेन एक्सपोर्ट की है। आज से पहले चाइना ने किसी मुल्क को ये तोहफा नहीं दिया, किसी मुल्क को नहीं दिया, तो चाइना पाकिस्तान को ये दे रहा है। और ये इतनी खूबसूरत है देखने में भी शेप, हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी ऑपरेशनल भी होगी और पाकिस्तानी इससे मुस्तफीद होंगे। ज़ाहिर है सफ़र का जो फासला था, जो दौरानिया था, वो कम हो जाएगा। जो आप 4 घंटे में सफ़र करते थे वो प्रोबेबली अब 1 घंटे में या शायद उससे भी कम वक्त में कर सकेंगे, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी। और साथ ही साथ क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज भी चाइना का दौरा करके वापस लौटे हैं, उनके दौरे में कुछ ऐसी अहम बातें थी जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात की जब बात होती है, हम ये जरूर डिस्कस करते हैं कि कितना करीबी ताल्लुक पाया जाता है। फिर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जिस तरह खूबसूरत पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया गया है, नहायत शानदार इस्तकबाल। तो कल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी ऐसा शख्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जाता है, हमारे ऑफिशियल्स हो या इवन एक आम आदमी भी जब जाता है, तो इतना प्रोटोकॉल देते हैं चाइनीज़, इतनी मोहब्बत करते हैं वो पाकिस्तानियों से। और इवन उनकी अपनी लैंग्वेज के लिए जो उनके जज्बात हैं, क्योंकि अपनी लैंग्वेज के अलावा कोई ज़बान नहीं बोलते, लेकिन पाकिस्तान की ज़बान उर्दू वो सीखते हैं और बोलते हैं, तो ये उनकी मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है। फिर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे बात हुई है, वफूद की सतह पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो बात हुई है, क्योंकि हम पहले भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तब भी, अब वज़ीर आज़म बनने के बाद भी वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ चाइना के साथ एक ताल्लुक है, एक करीबी रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। वो लोग शहबाज शरीफ साहब के वर्क ऑफ स्टाइल को बहुत पसंद करते हैं। अभी जिन शोबों में ताउन पे बात हुई है, जो पहले से भी चल रहा था और ज़ाहिर है अब उसको वसअत दी जाएगी, कसीर जहती ताउन पे बात हो रही थी, उसमें हमारा K3, K4 और इसके अलावा अच्छा कुछ ऐसे मंसूबे थे जो अंडर CPEC है और कुछ ऐसे मंसूबे थे जो कि जिसमें चाइना हमें असिस्ट कर रही है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स चाइनीज़ कंपनीज के पास हैं। जैसे हम पानी के मंसूबों की बात करते हैं, दामिर भाषा, मोमन डैम, ये सारे अंडर CPEC आते हैं। और CPEC के अलावा जो हैं जैसे ये K4, K3 की हम बात कर रहे थे, ये उसके अंडर नहीं आते, लेकिन ज़ाहिर है ये भी, लेकिन बार हमें सपोर्ट चाइना से हासिल होती है। 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई का मंसूबा है। और इसके अलावा हमारा थरकॉल प्रोजेक्ट है। फिर जो वहाँ के सरमायाकार थे उनको वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दावत दी कि वो पाकिस्तान आए, इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही साथ हमारी जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, डेवलपमेंट के लिए, हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, उसमें भी चाइना हमें हेल्प करेगा। चाइना इज़ अ बिग मार्केट एज वेल। और ये तो आपने बड़ा अच्छा डिटेल से एक्सप्लेन किया कहाँ कहाँ पर हम ताउन देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो मदद की हम बात करते हैं, चूँकि हम पोस्ट फ्लड सिचुएशन में इस वक्त हैं और चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया, ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं पाकिस्तान एंड चाइना। 50 करोड़ युआन की जो इजाफी इमदाद है उसका ऐलान चाइना की तरफ से किया गया है सैलाब मुतासरीन के लिए। ये बड़ा एक अहम ऐलान है। इसके अलावा 2 बातें, एक जो भारत का गैर कानूनी तसल्लुत कश्मीर में, इस पर बात हुई है, इस पर तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा CPEC को कैसे अब हम आगे लेकर चल सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं खित्ते के दीगर मुल्कों के साथ भी। फेज़ 2 तो ज़ाहिर होगा, बट खित्ते के दूसरे मुल्कों के साथ कैसे हम इसको लेकर चल सकते हैं। तो अफगानिस्तान कैसे CPEC से मुस्तफ़ीद हो सकता है और अफगानिस्तान के मुस्तफ़ीद होने से खित्ता कितना बदलेगा और कैसे ये चाइना के और पाकिस्तान के और खित्ते के और अमन के मफाद में है, इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के
मफाद में है, तो इस पर भी तबादला ख्याल जो है वो किया गया है। तो ये बड़ा अहम मामला था जिस पर ज़ाहिर बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा चूँकि बात हमने सबसे पहले हाई स्पीड ट्रेन की है, तो हम ज़रूर ये बात करेंगे कि ML1 अपग्रेड, दैट्स द पार्ट ऑफ फेज़ 2, CPEC फेज़ 2 होना तो पहले था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस लास्ट गवर्नमेंट में हो नहीं पाया था, ऐलान ही सिर्फ हुआ लेकिन हो नहीं पाया। तो अब इंशाल्लाह वो होगा, तेज़ी के साथ होगा, उससे अपग्रेड किया जाएगा। उस पर चूंकि पहले से कुछ प्लानिंग भी हुई थी, डिस्कशन हुई थी, अभी उसके एग्जीक्यूशन की तरफ हम इंशाल्लाह जल्दी से बढ़ जाएंगे। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जितने शोबों में ताउन को वुसअत देने पे बात हुई है, उन सारी चीज़ों में बेहतरी हम देखेंगे। और शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह वो कहते हैं ना, शहबाज स्पीड से अब काम होगा, कितना क्विकली शहबाज शरीफ साहब दिन रात एक करके जितने भी मंसूबे होते हैं उनकी कंप्लीशन को यकीनी बनाते हैं। तो अभी जैसे कोयले से बिजली के मंसूबे थे, जैसे शमसी तवानाई 10,000 मेगावाट का वो मंसूबा, फिर उसके बाद साफ़ पानी जो पीने का है उसके मंसूबे, जिसकी कराची में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, फिर साथ ही साथ पानी की स्टोरेज के मंसूबे, जैसे दयामिर भाषा मोहम्मद डैम की बात हो रही थी, डैम। अच्छा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे वो काम कर रहे हैं, जैसे सूखी किनारी और दीगर जो हैं, जो आई कैंट नेम। सूखी किनारी वैसे बड़ा मजे का नाम है ना, सूखी किनारी, लेकिन वो सूखी किनारी नहीं होती, वो कोई और किनारी होती है। पर उस प्रोजेक्ट पे भी काम हो रहा है। तो अंडर CPEC कुछ चीज़ें आती हैं और जो नहीं भी आती हैं उसमें भी हमारी कोलैबोरेशन चलती रहती है, CPEC के अलावा भी, क्योंकि पहले भी हमारा दायरा ताउन जारी था। फिर ये एक ऐसा बड़ा बहुत बड़ा मंसूबा था जिससे हमें बहुत सी चीज़ों में मदद मिली और हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी वो मुस्तहकम हुई है ये CPEC प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आने के बाद। ये बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया। और ज़रा बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें भी हमारे पास हैं। एक एजाज़ की बात हम करेंगे। पाकिस्तान को बड़ा एजाज़ हासिल हुआ है। IG पंजाब फैसल शाहकार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के पुलिस एडवाइज़र बराए पीस ऑपरेशंस जो है वो मुंतखब हुए हैं। तो ये एक एजाज़ की बात भी है, इस पर हम मुबारकबाद भी देते हैं। और इससे पहले भी वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अहम ओहदों पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा। एग्जैक्टली। और इससे कबल इस पोजीशन पर यूरोपियन और मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तैनात रहे हैं, लेकिन पहली बार हो रहा है कि फैसल शाहकार साहब जो हैं उनको ये फ़र्ज़ सौंपा गया। डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एक पाकिस्तानी सीनियर पुलिस ऑफिसर का एडवाइज़र मुंतखब होने को अक़वाम आलम में पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों का एतराफ़ करार दिया जा रहा है और मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी। विल ट्राई टू हैव हिम समडे इंशाल्लाह। और न्यूयॉर्क से अब हम जापान चलें। जापान में भी कुछ हो रहा है। वीज़ा मिल गया? वीज़ा मिल गया। तो एक थीम पार्क है जो आवाम के लिए खोला गया है और वो है जनाब मशहूर एनिमेशन कंपनी की प्रोडक्शंस के लिए वक्त था ये थीम पार्क, लेकिन अब उसमें आम लोग भी जा सकते हैं। टोक्यो से ट्रेन के जरिए 1 घंटे से भी कम फासले पर है ये। और कबली पार्क में जापान अपनी जो एनिमेशन स्टूडियो के कामों की वजह से शायकीन इसको पसंद करते थे, वहाँ पे किरदारों को अब वो असल में जाके देख सकते हैं। विजिट करेंगे तो हम भी चलेंगे जापान जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी मौका मिला जरूर जाएंगे। ये देखें ये कितने खूबसूरत कैरेक्टर्स हैं ना। अगर मुझे और आपको जाने का मौका मिले तो हम एंजॉय करेंगे। मुकाबला होगा वैसे। मैंने चुड़ैल फिरना होगा। नहीं कि कौन क्या चीज ढूंढ के नाज़रीन के लिए लेकर आते, मुकाबला इसमें होगा। चले वापस आए जी। और दीगर खबरें शामिल जब हम करते हैं तो आपको हम बताएं कि जनरली भी ये बात की जाती है कि चाहे वो सिगरेट हो या वेपिंग हो, ये ख़तरनाक होती है, आपके लंग्स के लिए तो ख़तरनाक होती है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन नई तहकीक हुई है और चंद रोज़ पहले की तहकीक है, उसके मुताबिक अगर आप वेपिंग भी करते हैं तो जो दिल पे आपका उसका असर होता है ना, यानी कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ेस होती हैं जिसका लिंक स्मोकिंग से होता है, तो वेपिंग भी उतना ही नुकसानदेह है। हम अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं जी हम सिगरेट नहीं पीते, हम तो वेपिंग करते हैं, वेपिंग इज सेफ। इट्स नॉट एट ऑल सेफ। ये आपको उतना ही नुकसान पहुंचा रही है जितना एक सिगरेट नुकसान पहुंचा रहा था। बल्कि वेपिंग से मुतालिक कहा जाता है कि कंसंट्रेटेड होता है, नुकसान ज्यादा पहुंचता है। बट ज़रा लोग इसको इतना अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम इस पर बार बार बात भी करें कि वेपिंग किस तरह नुकसानदेह। जो तहकीक हुई है वो तकरीबन 400 अफराद पर तहकीक हुई है और उसमें 164 अफराद ऐसे जिन्होंने औसतन 4 साल तक वेपिंग का इस्तेमाल किया। 117 अफराद ऐसे थे जिन्होंने तकरीबन 23 साल से सिगरेट नोशी की और 114 अफराद ऐसे थे जिन्होंने निकोटीन वाली मसनूआत का इस्तेमाल नहीं किया। तो कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो गया, जिसने इस्तेमाल किया यानी सिगरेट का, जिसने वेपिंग की और जिसने नहीं इस्तेमाल किया, कोई भी निकोटीन वाला एलिमेंट नहीं था। इन तीनों की हेल्थ का कंपैरिजन किया गया, उनके दिल को चेक किया गया कि दिल कितना मजबूत है, दिल कितना ठीक है, दिल कितना साफ है। तो फिर मालूम ये हुआ कि जो वेपिंग करते हैं उन पे भी, उनके दिल पर भी वही नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि सिगरेट पीने वालों के दिल पर था। दैट मीन्स इक्वली जो है वो नुकसानदेह है। मैं ये सोच रही हूँ रिसर्च करने से पता लग जाता है दिल साफ है या नहीं है।
हाँ पता चल जाता है। लेट्स सी, हम चेक करके देखेंगे कि पता लगता है या नहीं। रिसर्च में ही होता है ना, क्वेश्चंस होते हैं, कोई दिल के थोड़ी देख सकता है। बात तो सही लेकिन बहरहाल आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये इक्वली हार्मफुल होता है, क्योंकि धुआं तो जाहिर है जनरेट हो रहा होता है, और ये जो चूसने की तरह हम हर वक्त वेप मुंह में लिए फिरते हैं, जाहिर है नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होता है, ना सिर्फ आप पे बल्कि आपके साथ बैठे हुए दूसरे लोगों पे। बल्कि इत्तेफाक की बात है सलमा, कल जब ये खबर देखी तो उसी वक्त मेरे एक दोस्त हैं तलहा, उनकी पिक्चर मैंने देखी वेपिंग करते हुए की। मैंने फौरन से उनको मैसेज किया, मैंने कहा ये खबर आई है। कहते नहीं मैं तो कभी कभी करता हूं। मैंने कहा ये जस्टिफाई ना करें, कभी कभी वाला मामला नहीं है, जो नुकसानदेह चीज़ वो नुकसानदेह बहरहाल हाँ, है। और नुकसानदेह चीजें अगर आपके दोस्त भी करके बैठे तो उनको मना करना चाहिए, क्योंकि ना फर्ज है सिर्फ हमारा। उनको नुकसान पहुंचा रही होती है बल्कि आपको भी बिल्कुल। ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ रहा पैसिव होता है। स्मोकिंग भी आती है, ज़ाहिर है वो सिगरेट हो या वेपिंग हो, जो भी आपके साथ मौजूद कर रहा हो उसका इम्पैक्ट आप पर भी आता है। अब तो ये साइंस भी कहती है, यानी तहकीक भी कहती है कि पैसिव स्मोकिंग भी खतरनाक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप स्मोकिंग नहीं करते लेकिन आप उस वैन में सफ़र करें, उस गाड़ी में मौजूद हैं या उस बंद कमरे में मौजूद हैं जहाँ पर कोई स्मोकिंग कर रहा है, वेपिंग कर रहा है, उसका नुकसान आप पर भी होगा। बिलखुसूस हम बात करते हैं बच्चों के हवाले से। हम अक्सर देखते हैं ना, बच्चे बैठे होते हैं घरों में या किसी ड्राइंग रूम में, किसी जगह पर जहाँ पे कोई मेहमान या कोई और शख्स आया या जो आपके घर का फ़र्द पीता है और वो एहसास नहीं कर रहा कि बच्चे बैठे हुए पी रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये कीजिए कि उनके सामने ना कीजिए, ओपन स्पेस पर जाए कीजिए। आई रिमेंबर मैं एक जगह पर एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था, मुझे वो टेक अवे करना था, मेरी बेटी मेरे साथ थी। वहाँ पर एक शख्स आया ऑर्डर करने के लिए, इंडोर था और उसने सिगरेट वो पी रहा था। हाँ। तो मैं अच्छा वहाँ लिखा हुआ कि सिगरेट पीना मना है। मैंने उससे कहा कि आप सिगरेट ना पीजिए। हाँ। उसने कहा मैं पी रहा हूँ ना। मैंने कहा मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी हुई है और मैं नहीं चाहता कि इस पे कोई इम्पैक्ट हो। मैं तो चलो शायद बर्दाश्त कर भी लूंगा, लेकिन एक तो लिखा हुआ है, दूसरा आप ये देख लीजिए बच्चा साथ खड़ा हुआ है। तो ये हम सबका भी फर्ज है कि लिखने का बिलखुसूस बच्चों मकसद का यही ख्याल होता है रखें। ना कि आप बाहर जाके करें स्मोकिंग, ताकि अच्छा, दूसरे लेकिन वो जो एरोगेंस वहां से नजर आई ना सलमा, वो बड़ी डिस्टर्बिंग थी कि नहीं मेरे फेफड़े हैं, भाई तुम्हारे फेफड़े हैं, जाओ घर जाके साड़ो इनको, यहाँ ना साड़ो, यहाँ हमारे फेफड़े भी हैं। अच्छा, इधर बड़ा धुआं हो गया, मेरा ख्याल है कुछ और बात करते हैं। ठीक है। बुलबुले सहरा की बात करते हैं। बिल्कुल आज ठीक है। हम रेशमा को याद कर रहे हैं और उनको हमसे बिछड़े 9 बरस Yes. बीत चुके हैं। इन 9 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम रेशमा को भूले हों, उनकी आवाज़ को भूले हों या उनके गाए हुए गीतों को भूले हों। क्या खूबसूरत आवाज़ थी उनकी, और आज भी वो हर पाकिस्तानी के, बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं उनके दिलों में ज़िंदा है। बल्कि कई मुल्कों का सफ़र भी किया रेशमा ने, और उनकी आवाज़ सुनने वाले झूम उठते थे, चाहे उनको ज़बान समझ आती हो या ना आती हो। जो चाशनी उनकी आवाज़ में थी, जो खूबसूरती, जो जिस खूबसूरती से वो गीत गाया करती थी, वो आज तक हमें नहीं भूली। एग्जैक्टली। रेशमा को याद करते हुए एक और बात मुझे याद आ रही है उनसे मुतालिक कि आई थिंक रेशमा को थ्रोट कैंसर था, और मैंने जो आखिरी इमेज जो उनका मेरे जहन में है, ये तो भी हम जो तस्वीरें दिखा रहे थे उसमें तो वो सेहतमंद नज़र आ रही थी, लेकिन जो आखिरी तस्वीर मैंने उनकी देखी वो बहुत कमज़ोर थी, अस्पताल के बिस्तर पर थी और ठीक से बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उनको गले का कैंसर हो गया था। लेकिन बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, और आज भी हम रेशमा को उतनी ही शिद्दत से याद करते हैं जैसे कभी हम उनको सुना करते थे। जैसे कोई भी गाना सुनते हुए लगता है कि ये आवाज़ अभी तक जिंदा है, ये आवाज़ कभी मर नहीं तो सकती। आप ये देखें ना कि एक शख्स चला गया लेकिन वो जिंदा है हमारे दरमियान। उसका काम, उसका फ़न, उसकी जो कंट्रीब्यूशन रही है उसकी वजह से वो जिंदा है और जिंदा रहेगा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। बढ़ते हैं आगे। एक और खबर हमारे पास है। अर्जेंटीना के डिएगो मैराडोना का हैंड ऑफ गॉड फुटबॉल नीलामी के लिए पेश किया गया है। 1986 मेक्सिको में एक मुकाबला था, ये फुटबॉल वर्ल्ड कप था, क्वार्टर फाइनल था। मैराडोना ने इंग्लैंड के खिलाफ गोल किए थे और उनमें से एक गोल इस कदर शानदार था कि जिसके बाद मैराडोना ने खुद कहा था कि ये गोल करने में खुदा का हाथ शामिल है, जिसके बाद वो गोल हैंड ऑफ गॉड के नाम से मकबूल हुआ। लेकिन देखें ये गोल ही हुआ, चकोर नहीं हुआ। फिर भी नहीं होता, गोल ही है फुटबॉल में, तो देखें गोल ही होता है। ये भले चकोर क्यों नहीं होता? लेकिन ये तो आप हाल था ना, मेरा मैंने भी रिपीट सवाल कर था। दिया। लेकिन वो जो जिस गोल पोस्ट है वो तो रेक्टेंगल ही होती है, लेकिन बाहर फुटबॉल गोल होता है तो इसलिए गोल ही कहते हैं उसको। अच्छा, पर थोड़ी सी उसकी डिटेल्स हमारे पास है कि ट्यूनिस के रेफरी थे अली बिन नासिर, उन्होंने इसको फरोख्त किया था। अली बिन नासिर 36 साल कबल फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस यादगार मैच को सुपरवाइज किया था और नीलामी 16 नवंबर को होगी, यानी आज से चंद रोज बाद, जिसके लिए 28 अक्टूबर से ही ऑनलाइन इंदराज शुरू किया जा चुका है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तारीखी फुटबॉल को $2.8 मिलियन में नीलाम होने की तवक्को का इजहार किया है। और दुनिया फुटबॉल के जो बेहतरीन फुटबॉलर हैं
मैराडोना नवंबर 2020 में 60 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे और अभी हम देख रहे हैं कि वो जो गोल उन्होंने किया, जैसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया गया, अब वो नीलामी के लिए इस मंथ जो है वो पेश किया जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गई फुटबॉल की बात। कुछ जैसे आप शुरू में मौसम के बारे में बता रहे थे ना, तो मौसम में काफ़ी हिद्दत शिद्दत पता नहीं क्या कुछ आता जा रहा है, क्योंकि माहौलियाती तगय्युर तब्दीली है। बिल्कुल तगय्युर है, हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। और ये जो आलमी हिद्दत है, जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलना शुरू हो गए हैं और कहा जा रहा है कि ग्लेशियर्स का जो 1/3 हिस्सा है वो 2050 तक मंजर से गायब हो जाएगा। यानी 2050 तक 1/3 ऑफ ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल वो पानी ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसा ज़ख़ीरा है ना जो ऐसा ऐसा पिघल के समंदरों में जाता रहता है, तो अगर 1/3 हिस्सा मेल्ट होने वाला है तो ये कितनी अलार्मिंग बात है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा। और जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रही हूँ वो ये भी कहती है, यूनेस्को की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से पहले की जो सनती सतह थी उससे नीचे रखें तो ये जो ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार है हम इसको कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें अब बढ़ते हैं आगे और इससे पहले कि अपने मेहमान की तरफ चलें, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ये सेगमेंट बहुत ख़ास है, बिलखुसूस स्टूडेंट्स के लिए और ऑफ कोर्स पेरेंट्स के लिए भी, कि कितना अहम है कि हमारे स्कूल्स ये सीखें कि वहीं पर स्कूल लेवल पर ही बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए। अब वो जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन था उससे हट जाना चाहिए, स्किल्स पर काम चुके होना है और स्किल ही का फ्यूचर है। तो अभी हम छोटे बच्चों पर ही काम करेंगे तो बड़ी जल्दी से हम काम कर पाएंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। किस्से जो कभी बयां ना हुए, सकाफतें जो कभी आम ना हुई, कोहदश्त में छुपी दिलचस्प दास्तानें की है जिनकी परवरिश राज़दां फिजाओं ने। मैं हूं इरफान मलिक और मैं लेकर जाऊंगा आपको एक ऐसे सफर पे जहां मिलेंगी अनकही दास्तानें, तारीख के रंग, दिलफरेब रहन सहन। सफर करेंगे हम बर्फज़ारों से नीलगुं पानियों तक और दिखाएंगे ऐसे मुकामात जो हैं वतन की पहचान, पहचान पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात ब्रेक कर से रहे मैं थे। चाय छीन रही थी ये नहीं, मैं चाय छीननी नहीं थी, अपनी चाय गर्म करवा रही थी क्योंकि ठंडी हो गई। मैं बात अपनी चाय करते नहीं करते दूंगा, ना, नहीं दूंगा। हाउ क्लेवर ही इज। मैं दूर कर दी है। अच्छा, हम ना दूसरों को सिखाने की बात करें, जैसे आपने चाय छुपाई है ना, ऐसी कोई नया काम करता है तो दूसरे लोग उससे कैसे सीखे, काउंसलिंग की जरूरत होती है। बेसिकली हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड। और स्टार्टअप इकोसिस्टम ये क्या है, इकोसिस्टम किस तरह काम करता है, ये भी हम जानेंगे। और जो नए स्टार्टअप्स करने वाले लोग हैं उनके लिए काउंसलिंग की कमी होती है, उनके लिए वो लोग जो पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं, वो लोग नहीं मिलते। फिर नए आने वालों के लिए क्या होता है कि थोड़ी सी मुश्किलात पैदा होती हैं। समटाइम्स ये होता है कोई हर्डल आ रही होती है, आपने स्टार्टअप एक शुरू किया है, उसमें कोई ना कोई नाकामी या शायद शुरू में अर्निंग अच्छी नहीं हो रही है, कोई ना कोई मुश्किल पेश आती है जिसकी वजह से डिसहार्ट हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि डिसहार्ट हो, बेहतर है कि पहले आपको गाइडेंस मिल जाए, पहले कोई आपकी काउंसलिंग कर दे तो उसके बाद आप काम करें, ज़्यादा आसानी होती है। रिजा इरफान साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं जो शोबा तालीम, मीडिया मार्केटिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम के मैदान में वसी तजुर्बा रखती हैं। तो उनसे जानते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम बेसिकली है क्या, और जो स्टार्टअप वाले जो नए लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो यंग लॉट है, वो कैसे फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो थोड़ा सा आसान करके बताएं हमें स्टार्टअप इकोसिस्टम और वेयर आर वी स्टैंडिंग। बिल्कुल।
जी, पाकिस्तान में जो है पिछले हमारे 10 साल से पाकिस्तान की जो स्टार्टअप इंडस्ट्री है उसमें बहुत बूम आया है। Okay. बहुत से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमारे मुल्क में आ रही हैं। हमारे डिफरेंट स्टार्टअप्स जो हैं वो सीड फंडिंग जो पहला राउंड होता है उसमें उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिल रही है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने सेक्टर सीरी ए राउंड और सीरी बी राउंड में भी हमारे बहुत से पाकिस्तान स्टार्टअप्स हैं जिनको बहुत सी फंडिंग्स मिली, जिसमें हमारे एक एयरलिफ्ट है, जिसमें हमारी बाइकिया है, जिसमें हमारे आपके इजी बाइक आ गई। इस तरह के लातादाद स्टार्टअप्स हैं जो कि टेक इंडस्ट्री में भी और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में भी काम कर रहे हैं। सो स्टार्टअप इकोसिस्टम बेसिकली जो है वो ये होता है कि आजकल डिसरप्टिव इनोवेशन का ज़माना है, जिसमें क्या होता है, पहले होती थी बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी, मगर आपको एक आइडिया की ज़रूरत होती है। आपको क्या है, आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट में एक कमी है, कोई प्रॉब्लम है जो आपने सॉल्व करनी है, तो उस आइडिया को लेके आप या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह बाइकिया ने देखा कि जी लोगों को ट्रैवल करने का तो है मगर सेफ्टी वाज एन इशू, द कॉस्ट वाज एन इशू, ठीक है। तो इन्होंने फिर क्या प्रोवाइड की सर्विस के घर आके आपको ड्राइवर्स वगैरह वो आपको दे कैन गिव यू सर्विसेज, आपको बाइक्स भी अवेलेबल हैं, आपको कार्स भी अवेलेबल हैं, हर टाइप की कार्स अवेलेबल हैं। और यही एक खला था जिसे पुर किया गया। बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स उनके आपने नाम भी उनका लिया है, मैं ज़रूर नाम लिए बगैर कहूँगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छी उन्होंने की, बिल्कुल, लेकिन बंद भी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या गलती हुई? मेरा ख्याल है कि जब आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं ना, तो वो आप अगर डेटा देखें तो 90% स्टार्टअप्स वो फेल ही होते हैं। सबसे पहले साल में 10% स्टार्टअप्स से लेके 20% तो ये फेलियर एक मसला नहीं है जी, बिकॉज स्टार्टअप्स के अंदर रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इनिशियली तो आप जो है अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज आप डेवलप करते हैं थ्रू द फंडिंग दैट यू गेट। हो सकता है कि कोई स्टार्टअप फाउंडर अपने ही पैसे लगा के कर रहे हैं, हो सकता है क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बहुत से इंक्यूबेटर्स हैं, जिस तरह आपके इस्लामाबाद में NIC है, प्लान 9 है, प्लान X है, यूनिवर्सिटीज के अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। बिल्कुल, लम्स का अपना है, कैटलिस्ट लैब्स है, नेस्ट IO है कराची में जो कि पाशा लैब्स के अंडर था, गूगल और सैमसंग ने उनको स्पॉन्सर किया हुआ था। अच्छा, ये जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद हैं, क्या लोगों को अवेयरनेस होती है, हमारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, यहाँ से मुझे हेल्प मिल सकती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरे ख्याल से आजकल अवेयरनेस बहुत है स्टार्टअप कल्चर के ऊपर, बच्चों को आइडिया है कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, मगर मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि हमें ना अब ग्रास रूट लेवल से स्कूल सिस्टम्स में ही बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर सिखाने की ज़रूरत है कि आपके पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और उसके अलावा आई ऑल्सो फील कि बच्चों की ग्रूमिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं अगर अपने टाइम को देखूँ तो हम लोगों ने, मैंने मास्टर्स किया हुआ है, आई एम MS इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग साइंस, आई एम BS इन बायोटेक्नोलॉजी। मगर मैं साइंटिस्ट क्यों बनी? क्योंकि मुझे शौक़ था। मगर जब मैं मार्केट में गई तो मुझे पता चला कि साइंस की जो एकेडेमिया की जो आपकी रिलेशन है ना, इंडस्ट्री एकेडेमिया जो है, वो कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अब मैंने कर ली मास्टर्स, मैंने कर लिया, अब मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ जो जॉब की हैं वो या तो मैं स्कूल सिस्टम में, या मैं लेक्चरार बन जाऊंगी, या ब्लड बैंक्स में काम कर लूँगी, या निब्जी है फैसलाबाद में, वहाँ पे रिसर्च वर्क कर सकती हूँ। मगर मेरा जो पर्पज़ भी अब दिस इज़ समथिंग दैट आई वाउच फॉर इज़ कि आप जब स्कूल में है ना, तो आपको शुरू से बच्चे की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देना चाहिए। आपके प्रॉपर काउंसलर्स होने चाहिए स्कूल में जो बच्चे को गाइड करें कि अच्छा आपका ये इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हो, आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स क्या, आप मैथ्स में अच्छे हो, आप साइंस में अच्छे हो, आप इंग्लिश में अच्छे हो, आपने मीडिया की तरफ जाना है, आपने मास कम्युनिकेशन की तरफ जाना है, मार्केट में जॉब्स क्या एग्जिस्ट करती हैं। ये जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो लिंक नहीं है ना, उसकी वजह से बच्चे पढ़ कुछ लेते हैं। ये लिंक, इसको ओवरकम करने के लिए जहाँ पे डेफिसिट आ रहा है, जहाँ पे गैप आ रहा है, उसके लिए क्या कहीं पे पॉलिसीज बन रही हैं, क्या कहीं पे कोई काम हो रहा है? क्योंकि ये तो बहुत अरसे से हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं ना कि ये लिंक मिसिंग है। ये एक बहुत बड़ा आई फील गैप है जो कि पाकिस्तान के इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे एग्जिस्ट करता है कि बच्चे डिग्रीज कर लेते हैं मगर उनको नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। उसके लिए आई फील लाइक स्कूल लेवल्स पे काम हो रहा है, इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेजेस बन रही हैं। जिस तरह मैं फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल रूट्स से बिलोंग करती हूँ, हमारे स्कूल में इस तरह के बहुत काम हो रहे हैं कि हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करके उनके थ्रू हमारे बच्चों को हम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में,
लॉ एंड मूटिंग में, मतलब ताकि बच्चों को ना अवेयरनेस हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल उनको पता बहुत चले। अच्छी बात है। मगर आई ऑनेस्टली पर्सनली फील कि हमें यूनिवर्सिटी लेवल्स पे भी जो है ना ये देखने की ज़रूरत है कि मार्केट में जॉब्स क्या अवेलेबल हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों को जो है ग्रूम करें, उनको बताएं कि अच्छा ये स्किल्स अवेलेबल हैं। और ये भी बड़ा अहम है कि आप ये देखिए कि जिस वक्त, अगर मैं अपनी बात करूं, जिस वक्त हम मैट्रिक कर रहे थे या एफएससी कर रहे थे, उस वक्त तो वही प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग का ही दौर था। उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि आगे चलकर यूट्यूब का एक बूम आएगा या उस पर डिजिटल मार्केटिंग होगी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होंगी, तो हमने वही पढ़ा क्योंकि नहीं मालूम था कि उस वक्त क्या गैप होगा। अगर इस वक्त हम देखें, अब हमें पता है कि इस वक्त मार्केट में क्या रिक्वायर्ड है, बट अभी जो बच्चे हमारे 4, 5, 6, 7 क्लास में है, वो 10 साल बाद जिस मार्केट में होंगे वहां पर क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये हमें अगर मालूम हो जाए तो फिर हम उसके हिसाब से स्किल सेट उनका ट्रेन कराएंगे। क्या इस पर काम कहीं पर किसी लेवल पर हो रहा है? जी, काम भी हो रहा है। और आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जो आपने आइडेंटिफाई की है, ये जो बात अभी हमें बेसिकली जो है यहीं से जो है ना, जो टेक इंडस्ट्री का जब बूम आया है वहीं से डिसरप्टिव इनोवेशन स्टार्ट हुई है। टेक ने हमें एम्पावर किया, हमें केपेबल किया कि हम घर से बैठे हुए हमें एक आइडिया आया और हमने एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया और वहाँ से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली जो है वी आर स्टिल लुकिंग फॉर यूनिकॉर्न्स जो कि बिग स्टार्टअप्स बन जाए। एयरलिफ्ट की उम्मीद थी बट अनफॉर्चुनेटली एयरलिफ्ट जो है वो नहीं रह सका ड्यू टू वट एवर रीजंस। आपने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं। उसका एक मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि एक तो ना आई फील लाइक स्टार्टअप सेक्टर में भी ना जो इंक्यूबेशन सेंटर्स अब आ गए हैं, उधर बच्चे आते हैं, एक आइडिया लेके आते हैं, वो टीम डेवलप करते हैं, उस पर काम करते हैं, फिर वो ग्रेजुएट करते हैं, कुछ वीक्स के बाद इन्वेस्टर्स उनको सीड फंडिंग देते हैं, वो काम स्टार्ट करते हैं। मगर इसमें भी आई फील लाइक एक लैक ये है कि जो बच्चे नए स्टार्ट करें, हो सकता है उनको वर्क एक्सपीरियंस कम हो, जिसकी वजह से उनकी विजन, मिशन, स्ट्रेटजी, गोल डेवलपमेंट वर्क एक्सपीरियंस कम होगा। बिल्कुल, वो वहाँ पे लैक करेंगे, वहाँ पे दे विल बी स्केयर्ड एज वेल कि उनको नहीं पता कि एक कॉर्पोरेट कल्चर में किस तरह से होता है। यानी रिस्क टेकर नहीं होते। रिस्क टेकर नहीं होते। मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अगर आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट भी करना है ना, या तो आपके टीम में ऐसे लोग हों जो कि इतना एक्सपीरियंस लेके आए कि वो आपको सही गाइडेंस दे सके। That's where mentors jump in. एग्जैक्टली। या फिर आप थोड़ा एक्सपीरियंस पहले लें, एक इंडस्ट्री में काम करें, आप देखें आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आप करना क्या चाहते हो, जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपका अपना स्ट्रेंथ भी है, उसमें आपकी विजन है, आप उसको लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हो। जब सोचता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, जब वो माइंड बना रहा होता है, वो शायद अपने पेरेंट्स से तो डिस्कस कर ले, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि स्कूल में टीचर ने सिर्फ किताबें पढ़ानी है, वो स्कूल में डिस्कस नहीं करेगा। वो तब तक मैट्रिक कर चुका होगा, उसके बाद ही जाहिर है वो कोई ना कोई ऐसी चीज प्लान कर रहा होगा कि मुझे कोई काम करना चाहिए जिससे अर्निंग हो। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग पार नहीं होती, मुझे ये काम करना है, ये करना है, दोनों में से क्या चीज चूज करनी है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, इनिशियली मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या ऑनलाइन करना है, फिजिकली उसका कोई सेटअप लगाना है, ये चीजें शायद वो बोल नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ाया तो बहुत जाता है, बहुत अच्छी रिसर्च उसमें शामिल होती है, उसमें ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को शामिल किया जाता है, प्रैक्टिकली क्या होगा वो उसमें शामिल नहीं होता। आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि हमारे स्कूल में ना, हमारा स्कूल तो जो मैं जिस स्कूल से बिलोंग करती हूँ, फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल, हम लोग जो है हमारी पूरी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं, 17 हमारी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं, हमारी इन क्लासरूम बियॉन्ड क्लासरूम एक्टिविटीज़ भी होती हैं। उसका पर्पस क्या है, और ये आजकल के प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है कि आप जो भी सिखाते हैं ना, उसमें आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग साथ करते हैं, ताकि बच्चे को पता हो जो उसने कंटेंट लर्न किया उसकी प्रैक्टिकली वो किस तरह अप्लाई कर सकता है। वो प्रोजेक्ट जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो अगर आप थोड़ा सा फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने काम किया है फॉर किसी आप कह लें साइंस के किसी टॉपिक पे कर लिया है, ठीक, तो फिर वी विल लिंक दैट विद लिंक, लाइक आप उसको लिंक किस तरह करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। सपोज अगर आपने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा है तो बच्चे फिर प्रॉब्ली वील टेक देम आउटसाइड, वील शो देम कि अच्छा ये सूरज है, ये प्लांट्स का ये एप्लीकेशन हो रहा है। अगर आप इसको टेक या बिजनेस सेक्टर में भी ले लें, अगर आपने साइबर सिक्योरिटी पे पढ़ा है ना, तो हम उससे रिलेटेड बच्चों से कहेंगे प्रोजेक्ट्स बनाएं। आप बात करें जाके इंडस्ट्रीज में, आप देखें हो क्या रहा है। अब ये स्कूल लेवल्स पे स्टार्ट हो गया है, मगर वही बात है कि स्टार्टअप्स के जो अगर फेल करने की बात करें, आई फील है कि अगर थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस भी आ जाए ना, ताकि आपको अपने मुल्क की इंडस्ट्री का भी पता हो कि किस तरह से क्या हो रहा है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट में आप किस तरह से रहते हैं। उसके अलावा आई ऑनेस्टली फील एक और रीज़न भी फेलियर का ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है ना, आपको इवेंचुअली उसको प्रॉफिटेबल बनाना है। दैट इज़ द रीज़न यू आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ हाउ यू विल हेल्प योर GDP एज वेल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ गई, डेफिनेटली आप अपने ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के स्ट्रेंथ आएगी जब आपको बाहर से फंडिंग आएगी, बट जब आपका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होगा तब तक तो आपकी कंपनी लॉस में है, और तब तक ना आप अपने आप को फायदा दे रहे हैं ना मुल्क को फायदा दे रहे हैं।
तो ये भी एक फैक्टर डिपेंड करता है कि अगर आपने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर दिया, आपने कोई प्रोडक्ट ले जैसे एयरलिफ्ट की बात करते हैं, दे वर एक्सपैंडिंग अ लॉट, ठीक है, दे वर हैड अ लॉट ऑफ फंड्स एंड उनकी मार्केटिंग भी अच्छी थी, एवरीवन न्यू व्हाट एयरलिफ्ट इज, एवरीबॉडी न्यू अबाउट द प्रोडक्ट, बट लेकिन वाज द भाईजान- प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल? आई थिंक नॉट। हम साथ साथ ये भी क्लियर कर दें अपने व्यूअर्स को कि हर चीज में फेलियर का चांस होता है। आप बिल्कुल। उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उन चांसेस को रिड्यूस कर बिल्कुल। सकते हैं। वो फैक्टर्स जो लैग कर रहे हैं, अगर आप उनको इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि आपने बड़ी तो अच्छी failure बात की के ना chances इन कम पे, हो जाते हैं। क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं था इसलिए बंद हो गया, तो ज़रा आपको ऐसा कोई वायबल सोल्यूशन लेकर आना होता है। वो फिर मैं कहूँगा कि मेंटोर्स या उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बेहतर तौर पर इस पे गाइड कर सकते आजकल हैं। B2B पे भी बहुत काम हो Yes. रहा है, क्योंकि जिस तरह अगर हम एग्जांपल दोबारा से मैं एयरलिफ्ट की इसलिए ले रही हूँ कि वो इस तरह था कि वो डोर टू डोर आपको ग्रोसरी प्रोवाइड कर रहे थे, बट B2B में ये होता है कि आप दो बिजनेसेस को कनेक्ट कर रहे थे, आप मिडिल मैन बन जाते हैं, तो उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर प्रॉफिट। Yes. अब आप फूड पैंडा की भी देख लें एग्जांपल, सर्विस में ज़्यादा चांस होता है, सर्विस डिलीवरी में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस पर एलेबोरेट भी करें कि जनरली हम देखते हैं कि स्कूल्स पर बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी हम आयद करते हैं और करनी चाहिए और होती भी है, स्कूल के इंतज़ाम पर भी कि जो जिस तरह का वो प्लान लेकर आए, और ज़रा ऑफ कोर्स टीचर्स पर भी। फॉर एग्जांपल मैं फिर कोट करता हूँ बेटी को, ज़रा उसके साथ ही मेरा ज़्यादा टाइम गुजरता है। टीचर कहें जी कि ये बहुत स्लो लिखती हैं, ये एक चीज़ लिखने में बहुत वक्त लगाती हैं, मुझे तो पता है उसकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है। टीचर को पता होगा फॉर श्योर, लेकिन ड्राइंग में बहुत अच्छी होगी, स्केचिंग में बहुत अच्छी होगी, आर्ट में बहुत अच्छी होगी, साइंस में अच्छी होगी, लेकिन लिखने में ज़ाहिर है वो थोड़ा स्लो है, स्लो लिखती है। लेकिन बच्चे को प्रेशराइज करना नहीं जी आपका बच्चा स्लो लिखता है, इसे कहीं तेज लिखे, भाई उसकी नहीं है स्ट्रेंथ, वो आप उसकी स्ट्रेंथ पे काम करें। अब ये जो हम बात करें कि बच्चों की स्ट्रेंथ पर काम करना जरूरी है, इसलिए भी कि आप ये देखें अगर ओ लेवल्स का बच्चा है या मैट्रिक का बच्चा है या एफएससी का या ए लेवल्स का, जब उसने एग्जाम में बैठने, जाहिर है प्रेशर है उस पर कि उसने उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तो टीचर्स भी फोकस कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए, पेरेंट्स भी फोकस कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए, ट्यूशन सेंटर भी फोकस कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए। जो बच्चे की स्ट्रेंथ है वो कहीं पीछे रह गई है, उसकी वीकनेस जो है उस पर काम नहीं आपने किया। तो यहाँ पे तो टीचर की जिम्मेदारी, स्कूल की जिम्मेदारी है, लेकिन उस सिस्टम की जिम्मेदारी भी है जो कि कह रहा है कि नहीं नंबर चाहिए। अब क्या करें? सो आपने बहुत ही, आप बल्कि मैं कहूँगी बार बार जो है ना बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज करें। अब हमारा ना 4 लर्निंग स्टाइल्स हैं, वार्क इसको कहते हैं, विजुअल, ओरल, रीडिंग एंड किनेस्थेटिक। कुछ बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, जैसे स्टेम रिलेटेड, मैथ्स प्रॉब्लम्स, इस तरह की चीज़ों में। कुछ बच्चे बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे रीडिंग में बहुत अच्छे होते हैं। हर किसी का लर्निंग स्टाइल होता है। बिल्कुल। अब ये बिल्कुल बात सही है कि हमारा जो एक सिस्टम है ना, वो एक, अगर आप देखें ना, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से आ रहा है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम है, सब जिसकी जो मर्जी स्ट्रेंथ है, आपके बच्चा ने उसी स्टैंडर्डाइज सिस्टम में आना है और उस सब ने एक लेवल पे काम करना है, और फिर सब ने मार्क्स भी लेने हैं, और फिर आपका ग्रेडिंग सिस्टम जो है आपके मार्किंग के थ्रू हो रहा है। अब जो टाइम आ चुका है ना, ऑनेस्टली अब ऑनलाइन में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और मैं इसमें एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगी, पता नहीं आपको, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, बट ग्रोथ माइंडसेट भी एक चीज़ होती है। ग्रोथ माइंडसेट वो क्या होता है कि पहले ये बिलीव किया जाता था कि इंसान की ना एक नेचुरल टैलेंट होती है और वो उस एबिलिटी से उसके आगे कुछ नहीं है। और ग्रोथ माइंडसेट ये कहते हैं कि अगर आप इस चीज़ में वीक हैं, सपोज एक बच्चा, या मैं अपनी एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं मैथ्स में वीक हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी अच्छी नहीं हो सकती मैथ्स में। ग्रोथ माइंडसेट ये कहता है थ्रू कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस आई विल गेट बेटर एट मैथ्स। अगर मैं किसी चीज़ में लैक करती हूँ, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी और उसके कॉन्सेप्ट सीखूंगी तो मैं बिल्कुल उस चीज़ को बुनियादी सी बात है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो इंसान कर ना सकता हो। जहाँ भी आपकी वीकनेस है वहाँ कोई ना कोई रास्ता होता है। और शिव, जैसे आपने पहले कोट किया ना कि आपने अपनी बेटी से मुतालिक बताया, तो मैं ये सोच रही थी कि अगर आपकी तरह वो पेरेंट्स जो समझते हैं कि हमारा बच्चा, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, अगर टीचर नहीं समझ पा रहा, आई थिंक यू शुड गो टू द प्रिंसिपल, उनसे बात करें कि भाई इस पर पॉलिसी बनाएं, जो उसकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम करें। और बहुत से पेरेंट्स अगर जाके बात करें, हर स्कूल में एक मीटिंग होनी चाहिए, बच्चों के बारे में डिसाइड करें कि बच्चा किस चीज़ में काम कर सकता है, किस में वीक है, कहाँ पे इसको हेल्प की ज़रूरत है, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और ऐसा नहीं कि होती नहीं है, होती भी हैं। Exactly. वो टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। आप यकीन करें, पेरेंट्स ज़्यादा मेहनत टीचर्स कर रहे होते हैं बच्चों पे, ज़्यादा वक्त टीचर गुजार रहे हैं बच्चों के साथ। हमारे पास तो आ रहे तो हम या तो खुद किसी काम में मसरूफ हैं या बच्चों को फ़ोन पकड़ा दिया, तो ज़्यादा टाइम तो मैं कहता हूँ टीचर, और इसीलिए टीचर ही माँ है, वही ज़्यादा तरबियत भी कर रही है बच्चों की। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पे ना मेरा रोल आता है, मैं स्टूडेंट अफेयर्स काउंसलर हूँ अपने स्कूल में। सो एक होती है एकेडमिक लर्निंग,
उसमें मैंने आपको बताया हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी करें, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें। एक होता है स्टूडेंट काउंसलर, हमारे स्कूल में गाइडेंस काउंसलर भी है जो कि बच्चों की यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस और उनको सारा जो है उनके इसी एजुकेशनल उसके ऊपर हेल्प किस करता है। लेवल से बच्चा कितने साल का हो तो ये स्टार्ट हो जाता है जो आप काम कर रहे हैं? मेरा जो रोल है, आई एम द स्टूडेंट अफेयर्स काउंसलर। ठीक है। मैं क्लब्स एंड सोसाइटी, स्टूडेंट कैंपस लाइफ और एक्टिविटीज के ऊपर काम Okay. करती हूँ। मेरा काम तो अर्ली ईयर्स से, हमारा स्कूल अर्ली ईयर्स से ए लेवल्स तक है। Okay, तो यानी मेरा प्री काम स्कूल का बच्चा भी है तो आप लोग बिल्कुल, उसे देख रहे मैं हैं। उसको देख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे किस तरह, ये जो आपने एक प्रॉब्लम, एक वो गैप आइडेंटिफाई किया, मैं इसमें फिट होती हूँ। मैं इसमें कैसे फिट होती हूँ कि बच्चे की डेफिनेटली एकेडमिकली स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, बट क्योंकि हमारी इतनी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ है तो हम हर तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनवायरनमेंट WWF सोसाइटी है, हम उसमें अगर आपने एनवायरनमेंट पे काम करना है आप उस पर काम कर Okay. सकते हैं। हमारी स्पोर्ट्स की सोसाइटी है, हमारा नेचर क्लब है, हमारी ड्रामेटिक्स आर्ट्स एंड म्यूजिक सोसाइटी है, लैंग्वेज एंड कल्चरल क्लब है, लाइब्रेरी एंड रीडिंग सोसाइटी है। इस तरह की हमारी मल्टीपल 17 सोसाइटीज़ हैं। सही। अर्ली ईयर्स में और कहीं 4 ना कहीं है, बच्चा फिट हो जाएगा। बिल्कुल अर्ली ईयर्स में 4 हैं, फिर इवेंचुअली मिडिल स्कूल तक हमारी जो है 9 सोसाइटीज़ हो जाती हैं, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ Yes, स्टूडेंट भी होता बढ़ है। जाते फिर हैं। जब सही। कॉलेज ईयर्स और IGCSE पे बात आती है तो फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसकी हर जगह पे उसकी हेल्प के लिए आप फोरम provide- मौजूद है। So लेकिन जो exactly. पेरेंट्स रेजा आपको देख रहे हैं, कमिंग बैक टू स्टार्टअप्स, कि वो अगर उनका बच्चा सोच रहा है कि मुझे किसी स्टार्टअप की तरफ जाना है, मुझे कोई ना कोई काम करना है, बिल्कुल। पेरेंट्स उसको कैसे गाइड कर सकते हैं, ये अगर आप थोड़ा सा बता दें। सो बेसिकली ना हमारे हर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में इंक्यूबेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं। अगर बच्चे के पास एक आइडिया है जो कि उसको लगता है इट इज़ समथिंग दैट विल रेवोल्यूशनाइज सम इंडस्ट्री, आपकी टेक भी हो सकती है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती है, तो he sends a proposal to one of these incubators. If the child is selected, फिर वहाँ पे उनको टाइम मिलता है to build a team, to work on their idea, mentors available हैं, पूरे उनके इंडस्ट्री से कनेक्शन सारे अवेलेबल हैं, तो वो हेल्प करते हैं टू बिल्ड दैट आइडिया। यहाँ पे मगर मैं फिर भी ये कहूँगी बच्चे को अगर है बिना आइडिया, आई वुड से कि राइट आफ्टर ग्रेजुएशन ना, मेरा पर्सनल बिलीफ है, इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट सम वर्क एक्सपीरियंस टू सी कि इंडस्ट्री, एक्चुअल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। Okay. वंस यू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस ना, यू साइड बाय साइड आप अपने प्रोजेक्ट, अपने यानी आइडिया पे काम यानी इसका करें। मतलब है कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करें, बिल्कुल आप इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ा सा काम करें ताकि आपको मालूम हो, वर्क एथिक्स का भी पता चले, बिल्कुल। आपको कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है, फिर आप एक एंटरप्रेन्योर की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। बेशक ये आपका बहुत- फैमिली बैकग्राउंड भी अगर बिजनेस रिलेटेड हो और आप Even बचपन then से आप उसमें इन्वॉल्व हो, learning फिर भी एक इंडस्ट्री में काम करना ना इज डिफरेंट फ्रॉम प्रायर एक्सपीरियंस। कभी कभी ऐसे भी होता है रिजा के कोई भी स्टूडेंट है जिसने नई नई ग्रेजुएशन की है, उसके जहन में एक आइडिया कि मुझे इस आइडिया पे काम करना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स ये समझते हैं कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ ये नहीं है, ये नहीं कर पाएगा। वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि पेरेंट्स नहीं चाह रहे होते, यानी कि बच्चे के माइंड में आइडिया भी है, उसने सारा प्लान भी किया हुआ है, लेकिन सपोर्ट नहीं है। तो बगैर सपोर्ट के अगर वो कुछ करने भी लगता है, कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? सो ऑनेस्टली आई बिलीव कि कॉन्फिडेंस जो है ना विद एक्सपीरियंस लर्न किया जाता है, और कॉन्फिडेंस इंसान में पुख्ता जो कॉन्फिडेंस है ना वो तभी आता है जब इंसान गलतियाँ करता है। जब तक इंसान में गलती वो करने में, हाँ जाने जब में। तक इंसान में वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि मैं गलती करके सीखूंगा, Yes. फिर मेरा ख्याल है कि ग्रोथ आपकी रुक जाती है। हाँ। ग्रोथ आपकी तभी आती है जब आपके अंदर वो डर नहीं है कि मैं गलती करूंगा, हाँ। क्योंकि गलती करना ज़रूरी है। अगर आप इतना सेफ खेलेंगे ना कि आपसे कोई गलती नहीं हो रही, तो फिर मेरा ख्याल है आप कोई बड़ा काम नहीं Nobody is करे। perfect, कुछ कहीं ना बड़ा कहीं करने के लिए गलती आपको होती रिस्क है। लेना ज़रूरी है, और फेल होना मेरे ख्याल से इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि Yes. जब तक आप फेल नहीं करते Failure is the key to success. एग्जैक्टली आप नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जा सकते हैं। तो इट इज़ नेवर, मैं पेरेंट्स को ये दूंगी एडवाइस कि आप अपने बच्चे को अपने बलबूते पे अपने आप को समझने दें। पेरेंट्स की मैं बात समझती हूँ कि पेरेंट्स जो ना वो प्रोटेक्टिव होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा हर्ट हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, वो चाहते हैं कि ये बस हम सबसे अपने बच्चे important को बात है। संभाल लें किसी तरह, लेकिन आप उसमें- उन बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे होते बिल्कुल। हैं। आपने उस बच्चे को जिस माशरे के लिए तैयार करना, बड़ा सफाक माशरा है, मैं बड़ा एक सख्त जुमला इस्तेमाल करूं, लेकिन ये माशरा ऐसा है, उस माशरे के लिए जब बच्चे को तैयार करना, तो प्लीज डोंट बी अ हेलीकॉप्टर पेरेंट्स जो ऊपर ऐसे मंडलाते रहते हैं बच्चों के, प्लीज डोंट डू दैट। बच्चों को सीखने दीजिए कि बच्चों ने इस माशरे में जाना है। रिजा, बहुत ही जबरदस्त गुफ्तगू आपने की, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सुबह पाकिस्तान को। और आखिर में एक और बात हम जरूर कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचते हैं कि आपने कुछ करना है, किसी प्रोजेक्ट को आपने लॉन्च करना है, कोई सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है, किसी बच्चे से मुतालिक हम ये बात करें, आपने एक पेपर लेना है, उस पेपर में वो 10 चीजें लिखने जो सबसे पहले मैं आए कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये, उसके बाद अपने पेपर को ये फाड़ देना है,
क्योंकि ये 10 और चीजें जो उसके आपने opposite सोची करना हैं ये लाखों लोग सोच लेंगे। भाई आप ना करें, आप इसके आगे बढ़ें, कुछ और सोचें। दूसरी नहीं बात, देखो ये भी तो हो सकता है जो 10 चीजें लिखी है वो नहीं हो जो उसमें पहली 10 चीजें आपने सोची है ना वो लाखों लोग सोचे, प्लीज डोंट डू दैट। अच्छा एक और चीज और कि फिर करना ये आपने कि जो आप करना चाहते हैं ना कि यार मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ये सर्विस चाहिए भाईजान, हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ सोसाइटी, इन अ कम्युनिटी, ये बहुत अहम होता है। पहले उसको आप आइडेंटिफाई करें हाँ। और फिर आप उसकी तरफ कदम बढ़ाएं। हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो सकता है आप ये सोचें कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरे खानदान को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कम्युनिटी को उसकी जरूरत है। और तो ये आप करें। पेपर वाली जो आपने टिप बताई है ना, मेरे जहन में भी एक टिप आ रही है कि जब भी आपने कोई डिसीजन लेना हो, कोई काम करना हो, तो इसी तरह का पेपर जो आपको श्वेत ने ऐसा करके दिखाया- फाड़ ले, मैंने नहीं, फाड़ा नहीं, है। नहीं, नहीं, ये पेपर फाड़ना नहीं है, उसको आपने 2 हिस्सों में सिर्फ लाइन लगा के डिवाइड करना है। एक साइड पे फायदे लिखे, एक साइड पे नुकसान, और वो भी 10-10 होने चाहिए। 10 से ज्यादा देखें, 10 से ज्यादा चीजें क्या बन रही हैं, फायदे बन रहे हैं, नुकसान जो ज्यादा बन रहे हैं ना वो आपने कंसीडर करना है। अगर ज्यादा नुकसानात हैं तो उस चीज को भूल जाए, इसी तरह Yes. पेपर फाड़ दें जैसे शेप ने फाड़ा है। सिंपल है जी, और अगर कॉस्ट फायदे ज्यादा- बेनिफिट एनालिसिस। एग्जैक्टली तो जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ। जिंदगी वैसे ब्रेक लेने का भी नाम है। अच्छा ब्रेक भी लेनी होती है, चलो ब्रेक एक लेते ब्रेक लेते हैं, हैं वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करने वाले हैं सैलाब मुतासरा इलाकों में क्या क्या काम हो रहा है, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी लम्हे किसी भी वक्त अपने उन बहन भाइयों को भूलते नहीं हैं जो इस वक्त खुले आसमान तले मौजूद हैं। उनके लिए घर बनाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, फलाही इदारे भी आगे आ रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। इस वक्त हम बात करें हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट की, जो कि पाकिस्तान भर में हालिया सैलाब से मुतासरा जो लोग थे उनकी मदद के लिए और शदीद बारिशों से बचाने के लिए, क्योंकि आगे मजीद बारिशें भी होंगी। इससे पहले बारिशें हो चुकी हैं, बहुत से इलाकों में सैलाब का पानी मौजूद था, उस पानी को निकालना, लोगों को राशन फराहम करना, खैमे फराहम करना, उसके बाद आर्जी घरों की तरफ जाना या आर्जी पनागाहों की तरफ जाना या ऐसे सेटअप्स की तरफ जाना जो कम कॉस्ट में उनको जिंदा रहने के लिए कुछ सहूलत मैसर कर सकें। तो उस सब पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस तरह से डोनेट कर रहे हैं, वो अपना हिस्सा किस तरह से डाल रहे हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, और वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, पुलिस सेंटर्स में जो राशन जमा किया जा रहा है, जो इमदाद जमा की जा रही है, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, तो वो भी आज हम जानेंगे। हम बात करेंगे हेल्पिंग हैंड्स फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट की भी, और इसके बाद पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी पाल्स, इसकी बात हम करेंगे। वी हैव विद अस प्रेसिडेंट है डिटेक्टिव रुहेल खालिद साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ इन्फोर्समेंट सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, ग्रेट good टू हैव यू, थैंक यू। और उनके साथ मौजूद हैं इलियास हसन चौधरी साहब, डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स एंड कोऑर्डिनेटर साउथ सेंट्रल रीजन ऑफ यूएसए। दोनों मेहमान हमारे यूएसए से आए हैं और इनके साथ वफ्द भी आया है। पहले इलियास साहब आए थे, फिर रुहेल साहब आए हैं। जरा पूछते हैं इनसे कहाँ कहाँ पर गए, क्या देखा, मदद की जब हम बात करें, सलमा को स्टार्ट साहब ने शेयर भी किया, $15 मिलियन की जो इमदाद है वो पहुंचा पाई है इन्होंने। वैसे तो हर साल 12 मिलियन की जो इमदाद है ये पहुंचाते हैं, लेकिन बिलखुसूस सैलाब मुतासरा इलाकों में जिस तरीके से मदद फराहम की है, आज हम उसकी बात और करेंगे। 42 अजला में 3 लाख से ज्यादा Yes. अफराद की अभी तक मदद कर चुके हैं और ये सिलसिला जारी है, ये सफर जारी है। इलियास साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे। आप पहले ज़रा पाकिस्तान पहुंचे, क्या प्लान लेकर आए, क्या सोच कर आए? जी, हम जो हैं 2005 में जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया, जी। उस ज़माने से हम यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं एज एन इंटरनेशनल एनजीओ। और रिसेंटली हमने कुछ 5-6 साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ, जो गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, उनके भी अंडर हमने इंटरनेशनल एनजीओ के तौर पर रजिस्टर किया अपने आप को। और हम हर साल मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को एक प्लान बना के देते हैं जिसके तहत हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो कि तकरीबन $12 मिलियन होता है हर साल। पाकिस्तान में क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद था, यहाँ पे हमारे 10,000 ऑर्फन्स हैं जिनकी हम सपोर्ट करते हैं 48 डिस्ट्रिक्ट्स में। इसके अलावा हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ प्रोग्राम है, 16,100 के करीब बच्चे हैं। इसके अलावा यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चों को फ्यूचर कैरियर के लिए तैयार करते हैं, उनको एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम है, वाटर प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमारा कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है हर चीज़ में। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इस्टेब्लिश थे। यूएसए में भी एक इदारा है, चैरिटी नेविगेटर कहलाता है, जो कि आपकी फाइनेंसेस को चेक करता है। तो उसने पिछले 10 साल में हमें जो उनकी टॉप 4 स्टार है वो दिया है। यानी वो ऑडिटिंग करता है? जी जी, वो हमारे हम जो एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं वो उसको ओवरसी करता है एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। तो वो जब वो करता है तो उन्होंने पिछले 10 साल से हमें 98 आउट ऑफ 100 दिया स्कोर।
और उनका ये कहना है कि 10 साल लगातार अमेरिका में वो लोग 9000 NGOs को एवेलुएट करते हैं, उनमें से उन्होंने बताया कि 3% हैं हम, टॉप 3% ऑफ द 9000। और उसमें आप भी शामिल हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। टॉप 3%। ग्रेट। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारी पाकिस्तान की टीम है उनको भी काफ़ी दाद देते हैं इस सिलसिले में। तो जब ये सानिया हुआ तो हमारे जो प्रेसिडेंट और हमारे फॉर्मर बोर्ड के चेयरमैन हैं वो लेबनान में हमारे प्रोजेक्ट्स चेक कर रहे थे, क्योंकि हम 10 ममालिक में रजिस्टर्ड हैं। राइट। और हमारे वैसे ओवरऑल सालाना बजट $50 मिलियन है जो ग्लोबल है। तो वो वहाँ पे थे, वो फ़ौरन यहाँ पे आए और उन्होंने शुरू में नौशहरा और चारसदा का इलाका चेक किया और वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि हमें कम से कम, मतलब वो भी बहुत ही कम है कि $15 मिलियन तो कम से कम हमें खर्च करने की ज़रूरत है। बिल्कुल उससे ज़्यादा भी करेंगे जिस तरह सपोर्ट आती रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 80% टारगेट हासिल कर लिया है। अच्छा, ये $15 मिलियन का 80% आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं और लोग हमें सपोर्ट भी कर चुके हैं। और ये पैसे आते कहाँ से, जो आपका टोटल बजट होता है, ये लोग हेल्प करते ये हैं? 52,000 हमारे डोनर्स हैं, 52,000 जो कि पूरी दुनिया से देते हैं क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि हमें पाकिस्तान में हम लोग फंड नहीं रेज कर सकते। तो बहुत से लोग दूसरे ममालिक से देते हैं, लेकिन ज़्यादा जो डोनर हैं वो US से बेस्ड हैं। अच्छा, पाकिस्तान में फंड नहीं रेज कर सकते, लेकिन जो लोग मदद करना चाहें क्या वो सामान की सूरत में मदद कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए भी हमें इजाज़त लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से, क्योंकि हम लोगों ने जो उनको प्लान दिया है वो ये है कि हम खुद लेके आएंगे। और जो सामान है उस सिलसिले में भी रोहेल भाई बहुत ही अच्छी बात करेंगे, जो कि खुशखबरी भी सुनाएंगे कि सामान जो आ रहा है। रोहेल साहब, अगर आप खुशखबरी भी सुना दें और साथ साथ ये भी बता दें कि पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट सोसाइटी जो है वो किस तरह से काम करती है। अच्छा, ये जो हमारी सोसाइटी है, पाकिस्तानी अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट सोसाइटी, इज़ द फर्स्ट फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानी अमेरिकन्स। So just within New York we have over 500 Pakistani police officers. ओके। इसके अलावा दूसरी स्टेट्स में भी हमारे पाकिस्तानी जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट है वो हमारे साथ अटैच है। उनमें से जो हाईएस्ट रैंकिंग है वो, जैसे पाकिस्तान में किसी को पता नहीं होगा, कभी हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी डाउन टू अर्थ है, वो हमारे साथ इस ट्रिप में साथ ही थे, वो कल गए हैं। वो हैं 2 स्टार चीफ ह्यूस्टन PD में। अच्छा, 2 स्टार चीफ है वो? 2 स्टार चीफ है एंड ही इज़ बिन ऑन द जॉब for almost 22 years. He started as a police officer, sergeant, lieutenant, commander. Now, alhamdulillah, he is chief, and he was part of this trip. ओके। ये वापस चले गए? वो वापस गए हैं क्योंकि वो हमसे 2 दिन पहले आए थे, तो हम कोऑर्डिनेट सारी चीज़ें कर रहे थे। We have to visit all 4 states. कहाँ पे गए आप? हम सबसे पहले तो सिंध में गए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया था वो सिंध था। तो सिंध में हम गए हैं, वहाँ पे मीरपुर खास में गए हैं। वहाँ पे जो खुशखबरी की बात कर रहे हैं वो खुशखबरी ये थी कि पाल्स ने एक बस्ती की ओपनिंग कर दी है जिसका नाम रखा है पाल्स बस्ती। मीरपुर खास में? मीरपुर खास में। कितने घर हैं वहाँ पे? वहाँ पे एस्टिमेटेड 50 हाउसेज हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग 15 से हुई है क्योंकि पक्के घर, एक फैमिली जिसमें रह नहीं, हर सूबे में हम जा रहे हैं, हर सूबे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। ठीक। जितना आप डीप जाएंगे उतना आपको वो एरिया मिलेगा जहाँ पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वाले घर कौन से हैं जो मीरपुर खास में? ये जो है ये मट्टी के घर हैं। अलबत्ता उन्होंने एक DRR का कॉन्सेप्ट होता है कि यू हैव टू मेक इट हायर, रेज करते हैं अभी फ्लड से ना वो ज़्यादा ऊपर। और जो मटेरियल यूज़ करेंगे, इवन इफ़ यू यूज़ मड, लेकिन वो मड को इस स्टाइल से यूज़ करेंगे कि उसमें आप वो जो भूसा होता है उसको मिक्स करके वो कंक्रीट और स्टील की शक्ल बन जाती है वो। तो वो जो है बहुत अच्छी अंदाज से वो चीज़ बिल्डिंग खड़ी हो जाती है और मजबूत होती है। कितनी बन चुके हैं? 15 जी, 15 जो है उससे हमने स्टार्ट किया और है। इसकी लाइफ कितनी होती है ये वाले घर की? जी, ये जो है ये जब तक उस लेवल का फ्लड नहीं आएगा, जो इस लेवल का आया था उससे ऊंचा रखा हमने। ठीक। अगर खुदा का खासा उससे ऊपर आएगा तो फिर ये थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। अलबत्ता हमें पूरी उम्मीद है कि ये 15-20 साल तक चलेंगे। लेकिन एटलीस्ट फॉर नाउ वो घर बना देना, क्योंकि हम अक्सर ये खबरें रिपोर्ट करते आए कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे सड़क किनारे हैं, खुले आसमान तले हैं, छत नहीं है और वहीं पर वो अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बीमारों के साथ बैठे हैं। ऐसे में घर बना देना, आशियाना दे देना, छत दे देना बहुत बड़ी बात है। 15 से आगाज किया एंड यू हैव अ प्लान ऑफ 50 हाउसेज, राइट? 50 इंशाल्लाह, मोर देन 50। और ये सिर्फ जो 50 घरों का आपका टारगेट है, ये मीरपुर खास के लिए या ओवरऑल है? नहीं, ये हम ओवरऑल लेके जा रहे हैं। अब इसमें जो सबसे अच्छी बात जो मीरपुर की थी कि जो जगह थी वो डोनेट की, एक मुसलमान इमाम साहब थे वहाँ पे, उन्होंने ये जगह डोनेट की हमें।
हेल्पिंग हैंड के साथ मिलके, और उसको बिल्ड हम कर रहे हैं हेल्पिंग हैंड के साथ मिलके। Okay. और जो वहाँ पे लोग रहेंगे, फैमिलीज ज़्यादातर वहाँ पे क्रिश्चियन फैमिली बहुत इफेक्ट हुई थी उस एरिया में। ओके तो ये एक बहुत ही यूनिक सा आया सामने, क्योंकि हमारे साथ जो अमेरिका से हमारे गेस्ट थे 7 आदमी थे, उनमें एक तो यासर बशीर चीफ थे और एक वहाँ के अमेरिकन थे कमांडर रॉड्रिगेज, वो भी हमारे साथ इसी ट्रिप में साथ ही थे। और ये कितनी अच्छी बात है, जैसे आपने कहा ना कि कुछ चीज़ें यूनिक थी मीरपुर खास से रिलेटेड, क्योंकि जो लोग वहाँ पे इफेक्ट हुए उनमें ज़्यादा तादाद क्रिश्चियंस की थी। तो रिगार्डलेस ऑफ दिस के किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका मज़हब क्या है, इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं होता। तमाम लोगों की मदद की जा रही है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही हो, चाहे इस तरह के इदारे कर रहे हों। हम घरों की बात करें तो सर, अगर आप में से जो भी ये भी थोड़ा सा बता दें कि क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा रहा है जो घर बनाए जा रहे हैं? बेशक वो आर्जी हैं, उनकी लाइफ बहुत लंबी नहीं होगी जो हमको घर बनाते हैं, हमें लगता है 15-20 साल भी होगा। तो क्या उसमें सारे स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखा गया है कि ये गिर ना जाए, इसमें लीकेज ना हो, या लोकल डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली बनाया? जी जी, ये यूएनओ ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, और उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, जैसा मैंने बताया, उसका है डिज़ास्टर रिलीफ एंड रेजिलियंस उसको कहते हैं। जो रेजिलियंस है उसमें दो तीन चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो ये है कि जो कंस्ट्रक्शन जिस अंदाज में भी की जाए वो इस तरह हो कि जो फ्लड अभी आया है उसको कम से कम वो सस्टेन कर सके। ठीक है। सेकेंडली, जो वहाँ पे लोगों को हम दोबारा बसाएं तो उनसे पूछें कि जब ये फ्लड आया था तो उनका क्या एक्सपीरियंस था, तो उस एक्सपीरियंस पे उनको ट्रेनिंग दें कि खुदा न खास्ता अगर आपको पहले से पता चलता है तो आप एवैक्यूएट करवाएं लोगों को, और अगर आप बंद बांध सकते हैं इर्द गिर्द अपने घरों के, वो लगा दें। तो एक पूरी ट्रेनिंग होती है, कॉम्प्रिहेंसिव। वो ट्रेनिंग आप लोग दे रहे हैं? वो हम लोग ट्रेनिंग पहले से भी देते हैं, उसमें फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है और इस तरह। अच्छा। और हमने अपने ऑर्फन्स को इस सिलसिले में तैयार किया हुआ है, जहाँ पे ऑर्फन है। तो हमारे 10,000 ऑर्फन में से तकरीबन 2,000 ऑर्फन ऐसे हैं जिनका घर भी तबाह हुए हैं। नहीं, वो वॉलंटियर्स हैं आपके? जी, वो हमारे जब खुदा न खासा कोई इमरजेंसी आती है तो वो हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, वो फिर सपोर्ट करते हैं। जी जी। ठीक है सर, मीरपुर खास 15 घर से आगाज, इसके बाद कहाँ पर घर बनाए चले जाएंगे? इसके बाद हम बलोचिस्तान गए, कोयटा में, वहाँ पे भी घर बन रहे हैं। अच्छा। वहाँ पे भी घरों का आगाज़ हो गया, वहाँ पे भी पाल्स बस्ती आपको नज़र आएगी। उसके बाद घर बन गए हैं? नहीं, वहाँ पे घर भी शुरू हुए हैं। मीरपुर खास में बन गए? मीरपुर खास में हमने बुनियाद रख के आए हैं, और अच्छा, हमने खुद वहाँ पे हमारे शुरू कर मेंबर्स दिए। जो ब्रिक्स थी, जो फाउंडेशन थी, वो हम खुद रख के आए हैं। अच्छा, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी आपके तजुर्बात से थोड़ा सा इस्तेफादा कर लें, थोड़ा सा उनको भी मदद हो जाएगी। आपने बताया कि मीरपुर खास के डायनामिक्स डिफरेंट थे, वहाँ पे मटेरियल डिफरेंट यूज़ किया जा रहा है, क्या बलूचिस्तान में डिफरेंट होगा? बलोचिस्तान में कुछ एरिया में मड हाउसेज हैं, कुछ हाउसेज में ब्रिक, डिपेंड हाउ फॉर यू गो इन। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे अभी तक लोगों की रसाई भी नहीं है, आप जा नहीं सकते, चाहे वो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, चाहे वो वेदर इशू हैं, जो भी है। रास्तों का थोड़ा सा मसला। हाँ जी। लेकिन जो हम पंजाब में जब आए हैं राजनपुर की तरफ, वहाँ पे हमने ब्रिक्स हाउस बनाने शुरू कर दिए। वहाँ पे मेरे ख्याल में 9 के करीब 10 हाउस है वहाँ पे, ओके। जो पाल्स ने बने, और वो ब्रिक हाउसेज हैं। वहाँ पे पहले ब्रिक हाउस नहीं थे। जबरदस्त। वो चाहे एक ही घर क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो ऐसा है कि जो एग्जांपल सेट करता है कि हम सबको अब रिहैबिलिटेशन की तरफ बढ़ना है, चूंकि अब मौसम बदल रहा है, सर्दी का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में बहुत से इलाके जहाँ पर ठंड पड़ रही है वहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि तो गर्म मलबूसात पहुँचाए जाएँ और छत हो। और एक और चीज़ भी थी जिसे मैं ऐड करना चाह रहा था कि जो हमने राजनपुर में घर दिए और बाकी जगह जब दिए जाएंगे तो हम हर घर को 2 चारपाइयाँ और ब्लैंकेट्स और बेडिंग के आइटम भी दे रहे हैं एज अ गिफ्ट, और हाइजीन आइटम और फूड आइटम फॉर 1 मंथ, सो दैट व्हेन दे कम इन तो उनके पास ये मौजूद हो। रोहित साहब, व्हाट्स द वर्स्ट यू हैव सीन? वर्स्ट, जो सबसे वर्स्ट मैंने देखा कि सिंध में जब हम जा रहे थे, पानी तो वैसे ही है वहाँ पे सिंध में। अगर आप जितना डीप हम गए हैं, मेरे ख्याल में हम बीमार भी हो गए, हमारे मेंबर्स भी बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा हमें इस दौरान, लेकिन हमने गिव अप नहीं की। जी जी। हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे, वो भी ये बताते कि पानी तकरीबन इतना था, एक आम आदमी जो 6 फुट जिसका कद हो, वो यहाँ से पानी जाते जाते ज़ाहिर है कुछ ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इतना पानी कहाँ जाएगा, तो वो ज़ाहिर है पानी की वजह से बीमारियाँ भी फैल रही थी। कोशिश की जा रही है, बट इट टेक्स टाइम। जी, जब मैं पहली दफ़ा गया वहाँ पे तो दादू के इलाके में गया था, वहाँ पे हमने 1000 लोगों को एक पैकेज दिया जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल थी, ब्लैंकेट्स और ये जेरी कैन और फूड आइटम्स। और वो तो जब हम उस इलाके में जा रहे थे तो हमें तकरीबन 3 किलोमीटर पानी के अंदर से जाना पड़ा था, क्योंकि पानी अभी तक रिसीड नहीं हुआ। और वहाँ पे जो लोग कितने पानी से गुजरे आप?
हम लोग तकरीबन जो टायर से वो तकरीबन उस तक पानी पहुंच रहा था जो टायर की लेवल तक। ठीक है। तो 2.5 months आफ्टरवर्ड द वाटर इज स्टिल देयर। तो उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज भी हो रही ताफुन भी था। हैं। जी ताफुन, एक चीज़ हमने देखी वहाँ पे कि कुछ जानवर जो थे वो एक गाय को खा रहे थे जो कि बहुत पहले से पड़ी हुई थी, उसको किसी ने रिमूव नहीं किया था। तो वो भी एक अजीब सा सीन था। दूसरा एक जो सीन देखा वो ये था कि रोड के किनारे बच्चे जो हैं वो एक तरफ कांटे लगा देते हैं ताकि बच्चे रोड पे ना चले जाएं, और बिल्कुल रोड पे रहने हाईवे के ऊपर जो तेज़ गाड़ियाँ जाती हैं, अब वो रोज़ाना वहाँ पे सोते हैं, धुआं आता है, उसमें रहते हैं, तो उनकी सेहत जो है बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। तो जितनी जल्दी हो सके अगर कोई सॉल्यूशंस हों जिससे पानी को किसी तरह निकाला जा सके ताकि फिर उन लोगों को रिहेबिलिटेट कर सके। वहाँ पे मैंने जो एक ख़ास चीज़ देखी वो मैं रोज़ाना देखता था कि जब सूरज डूबता है तो जैसा सीनिक व्यू होता है, बहुत ज़बरदस्त सीनिक व्यू नज़र आता है, लेकिन दिल ये कहता है कि सूरज तो डूब रहा है लेकिन हमने पूरी कोशिश करनी है कि इन लोगों की होप्स जो हैं वो ना डूबें। क्या प्यारी बात। तो इस सिलसिले में फिर हमने 2 प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। हमारे जो घरों का प्रोजेक्ट है उसको हम शेल्टर ऑफ होप कह रहे हैं, और हमने 1000 किसानों को राजनपुर के इलाके में हमने सीड्स ऑफ होप के नाम से, उम्मीदों के बीज, तो ऐसे किसान जिनकी 1-1 एकड़ ज़मीन है, तो 1000 लोगों को हमने बीज दिए जिसकी मदद से वो पूरे साल का गला उनका तैयार हो जाएगा। ओके, कौन कौन से बीज दिए हैं? वीट का दिया भी हमें, तो उनका पूरे साल का जितना भी आटा है वो उनको हासिल हो जाएगा। क्या उनकी ज़मीनों पर इस वक्त पानी नहीं है? नहीं, राजनपुर जो था वहाँ से पानी निकल चुका गया। है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ से पानी अब उतर चुका है वहाँ पे जो किसान है उसको आपने सीड ऑफ होप दिया है। सीड्स ऑफ होप दिए हैं, तो वो उनसे उनको पूरा साल का गला हो जाएगा। साथ में हम उनको किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग देंगे ताकि वो वेजिटेबल वगैरह भी लगा सकें। ग्रेट। तो वो जो है वो पूरे साल का आटा हो जाएगा, सब्जियां हो जाएंगी, और साथ में वो कुछ आटा जो है बेच भी सकेंगे। और सर एक छोटी सी सजेशन, इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए, कि वो इलाके जो पहले सहरा थे बारिश के बाद, वहाँ पे क्योंकि अब बहुत सी चीज़ें उगाई जा सकती हैं, जब एक दफ़ा बारिशें होती हैं अगली बार खुशसाली तक वो लोग इतना अनाज जमा कर लेते हैं उगा के कि वो थोड़ा सा स्टोर कर सकें, थोड़ा सा अरसा उनका ठीक गुजर जाए। तो वहाँ पे भी अगर आप लोग काम कर सकें फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के साथ साथ, तो दैट विल बी मोर गुड। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे। एक चीज़ बीच में ऐड करेंगे कि ये तो सिर्फ घर है, इसके अलावा वहाँ पे पाल्स हेल्पिंग इधर से मेडिकल कैंप भी लगे हर स्टेट में। उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी हुई है और हमने उनके साथ खाना तकसीम भी किया, बैठ के खाया भी है। हमने उनके साथ बैठ के खाना खाया भी। बहुत प्यारी बात सर, आपने उनका साथ दिया है। और बिलखुसूस हम ये बात करेंगे कि जगह ऐसी जहाँ पर जाकर 2 प्यार के बोल बोलना भी समटाइम्स काफ़ी हो जाता है, जब उन्हें ये एहसास हो कि हमारे साथ हैं ये और अपना कंफर्ट जोन छोड़ कर आए हैं हमारे पास। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप दोनों और गुफ्तगू कर रहे थे। और ये कितना अहम है कि एक तरफ न सिर्फ खुश्क राशन खाना पहुंचाया जा रहा है, गर्म कपड़े, बल्कि दूसरी तरफ उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। एक किसान को सीड ऑफ होप दिया जा रहा है, उसे घर दिया जा रहा है, बनाया जा रहा है घर, ताकि आगे बढ़ सके, उसकी जिंदगी की उम्मीद का सूरज ना डूबे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। उनसे नेगोशिएशन करने के बाद 2500 रुपए फी बोरी डीएपी की कीमत उनसे कम करवाई गई है। पहले तकरीबन आप जानते हैं 14,000 रुपए थी, अब 11,250 रुपए फी बोरी होगी। मेरा इरादा है कि ये 58 अरब रुपए जिन्होंने कम करवाए हैं उन वज़रा को और सेक्रेटरीज को बाकायदा पब्लिक रिकग्निशन दी जाएगी, ताकि कौम को पता चले कि ये कौम का पैसा किसान को किस तरह खुशहाल किया जा रहा है। अब वो पैदावार बढ़ाएगा, पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी और कितना मुल्क को फ़ायदा होगा। हमारा मुल्क इस चीज़ का तहम्मुल नहीं हो सकता, ना लॉन्ग मार्च का हो सकता है, ना किसी धरने का हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है मुल्क के साथ, कौम के साथ, इस अवाम के साथ। ये 24 करोड़ अवाम के साथ इंतहा का जुल्म है। जब से इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है उस वक़्त से हमारी मैशियत बैठ गई है। मैं इनसे ये दस्त बदस्ता रिक्वेस्ट करूँगा कि इमरान खान साहब कोई अक्ल के नाखन लें। इसका धरने का जो है ना, ये मतलब रोज़गार पे भी काफ़ी असर है
और ये जो लोग मतलब रश और ये कंटेनर और ये सब इलाका बंद हो जाएगा तो फिर आना जाना ये सब रुक जाएगा। कोई लोग मतलब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब बंद हो जाती है तो रोज़गार पे तो बहुत असर है इसका। इनका जो भी मसला धरना नहीं होना चाहिए, बैठ के ये बातचीत कर सकते हैं। असम्बलियाँ इसलिए बनी हुई हैं, ये सेक्रेटरीट है, उधर जाके बात कर सकते हैं। ये बड़े लोग हैं, ये हर जहाँ मौजूद हो जाते हैं, वरना नुकसान होता है गरीबों का। गरीबों को कोई पूछता नहीं है, तो इसलिए ये धरने करें, जो चीज़ मर्जी करें, वरना यह कि गरीबों के लिए सोचें, ताकि गरीब अपने लिए जो है ना वो रोटी कमा के शाम के लिए बच्चों के लिए लेकर जाएँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नन्ही मुन्नी सी मेहमान है, अपने कोच अपने वालिद के साथ हैं। बात करेंगे उस मेहमान की जिसके हवाले से हमने शुरू में बताया था आपको, कम उम्र तरीन ताइक्वांडो चैंपियन है। कोई मेडल है जो छोड़ा नहीं है, 104 मेडल्स ले चुके हैं 11 साल की उम्र में। ये पर ईयर इनकी क्या फ्रीक्वेंसी है मेडल्स लेने की, आज हम इस पर भी जरूर बात करेंगे। या हर मंथ एक मेडल ले लेती हैं, ये भी हो सकता है। जस्ट 11 years old, तो हम पूछेंगे कि ये 11 सालों में इतने सारे मेडल्स कहाँ से आ गए भाई? एग्जैक्टली, सवाल गोल्ड से भी है, सिल्वर भी है, ब्रॉन्ज मेडल भी है, all medals in her bag। सवाद से इनका ताल्लुक है। वेलकम करते हैं। वी हैव विद अस, जो मैंने जिक्र किया कि अयाज नाइक साहब भी हैं, उनके वालिद साहब भी हैं, और आयशा अयाज उनकी बेटी, दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम जी। कोच ही हैं या वालिद बन जाते हैं? सख्त कब होते हैं, वालिद बन के या कोच बन के? नहीं, ये मेरा वालिद साहब भी है और मेरा कोच भी है, याज नाइक। नहीं, बड़ा बस सियासी सा जवाब है आयशा। आयशा 11 साल और इतने मेडल्स, 104 मेडल्स, हर मंथ एक मेडल है? नहीं, मैं 2019 में मैं जब दुबई गई थी, फर्स्ट इवेंट थी मेरी दुबई में। अच्छा। उसमें मैं अकेली गई थी, बाबा मेरे साथ नहीं थी। मैंने ब्रॉन्ज मेडल उसमें जीता, और जब 2020 में मैं दुबई फिर गई ना, तो मैंने उसमें गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता। और 2021 में हालात ख़राब थी ना कोरोना वायरस की वजह से, तो 2022 में मैंने अपने मुल्क को करके दिखाया, गोल्ड एंड सिल्वर मेडल अपने मुल्क आप 8 साल की उम्र में पहली बार दुबई गई, अकेले गई, जी। और वो पहला कंपटीशन आप जीती। जी, जी। सर, बेटी आपकी 8 साल की उम्र में पहली बार सफर कर रही है, बाहर जा रही है, घबराहट नहीं हुई? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आशा को इनवाइट किया। इस तरह था कि 2000 ये जब 8 साल की थी तो मेरा वीज़ा नहीं आया, और रात की 4 बजे थी जब मुझे एयरपोर्ट से वापस किया, तो ये रो रही थी। मैंने कहा रोना नहीं बेटा, जाओ पाकिस्तान के लिए खेलो। ये 8 साल की थी जब पूरी पाकिस्तान की टीम इसके साथ थी, लेकिन फिर ये 2-3 मरतबा वापस आए। मैंने इसको फिर अंदर किया कि जाओ एयरपोर्ट जाओ। फिर जब ये जाए तो फिर व्हाट्सएप पर लाइन पड़ता, तो फिर फेडरेशन से मुझे कहा कि आपकी बेटी छा गई है, उसने तो कमाल कर दिया, इसने तो बहुत बड़े मुल्कों को हराया। तो इसने ब्राउन मेडल जीता 8 साल की उम्र में, 2019। पहला मेडल था, पहला मेडल और पहला इंटरनेशनल टूर। और हम, अच्छा मैं ये सोच रही थी आपकी बात सुन के, हमारे यहाँ तो ये होता है कि पेरेंट्स कहते हैं नहीं और हम भाग रहे होते हैं कि नहीं हमें जाना है। इधर वालिद कह रहे थे कि तुम जाओ बेटा पाकिस्तान के लिए खेलो। 8 साल की उम्र बच्चे नहीं, बहुत छोटी उम्र है, नो डाउट। वंडरफुल, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जब हम 8 साल के थे हमें कुछ नहीं आता था। हम रोटी को चोची कहते होंगे सलमान, लिटरली चोची कहते थे। लेकिन आयशा, कमिंग बैक टू यू, आपने क्यों चूज किया ताइक्वांडो? कोरियन मार्शल आर्ट है, लड़कियां कम सोचती हैं इसके बारे में, या डिफरेंट दूसरी चीज़ों की तरफ से जाती हैं। मार्शल आर्ट्स और फिर ताइक्वांडो क्यों सोचा? ये ताइक्वांडो बहुत ही अच्छी गेम से मैंने ये 55 से शुरू की है। मैं जब जाती थी तो ये गेम शुरू होता था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि वाह ये गेम तो कमाल के हैं। मैंने कहा कि मैं कब बड़ी होंगी कि इस गेम में मैं पाकिस्तान के लिए मेडल जीत लूँ। बस जब मैं वो गेम खेलता था, बस फिर मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि आयशा आपको इससे शौक़ है? मैंने कहा कि हाँ पापा मुझे इससे शौक़ है। फिर पापा ने मुझे कहा कि चलो मैं आपको टूर ले जाती हूँ कि आप पाकिस्तान कलर हो जाए। और पाकिस्तान कलर के लिए मैं गई, लेकिन मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल भी जीती। और उससे पहले किसी कंपटीशन में नहीं आपने पार्टिसिपेट किया? नहीं, मैंने डिस्ट्रिक्ट, सूबाई, नेशनल, ये तो मैंने खेली, लेकिन इंटरनेशनल पहला आपका। और आयशा आप स्कूल भी जाती हैं? जी, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल जाती हूँ, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। क्लास 6 में? वाह माशाल्लाह। आपकी तरह की कोई और बच्ची आपके स्कूल में, आपकी क्लास में है? जी जी। अच्छा, मतलब और बच्चियां भी हैं। ये वो भी ताइक्वांडो में नाम बना रही है। जितनी क्यूट होंगी उतने मेडल्स ले चुकी होंगी। देखिए 104 मेडल्स, एक्चुअली बहुत ज्यादा मेडल्स बनते हैं। इसमें इंटरनेशनल कितने और नेशनल या डिस्ट्रिक्ट या रीजनल लेवल्स के कितने हैं?
ये तो बहुत सारे मेडल हैं, मुझे याद भी नहीं, लेकिन इंटरनेशनल मैंने 4 मेडल जीते अभी तक, 11 साल से लेकर जो 8 मेडल साल आपने से पहना ये लेकर कौन कौन से है? जी, ये थाईलैंड में ये मैंने गोल्ड मेडल ली और ये सिल्वर मेडल ली। ओके, थाईलैंड का एक गोल्ड है और थाईलैंड का एक सिल्वर है। जी जी। ओके, ये 2019 से आपका इंटरनेशनल सफर का आगाज हुआ दुबई, फिर 2020 में भी दुबई जी। और फिर थाईलैंड। जी ये जी। 2 टूर्स, 2 मुल्कों के टूर्स आप कर चुकी हैं? नहीं 3। तीसरा कौन? थाईलैंड। दुबई एंड थाईलैंड ना? नहीं 2 बार दुबई। बट 2 मुल्क हो गए ना, ठीक है, एक दुबई और थाईलैंड, 2 मुल्कों के इधर 3 आपके वजह से, ठीक है। किसी और मुल्क का जो प्लान आपके इस वक्त सामने हो, जहाँ जाना चाह रही हूँ या जा रही हूँ, कैसा कंपटीशन आने वाला हो? अभी तो मैं कोरिया जा रही हूँ, इंशाल्लाह अपने मुल्क के लिए मेडल भी जीतूंगी और अभी प्रैक्टिस जारी है मेरी। कौन सा कंपटीशन आ रहा है? कोरिया के कंपटीशन है। अच्छा जी जी, कोरिया में है। कब हो रहा है? वो आई डोंट नो सर। ओके, तो वालिद साहब साथ जा रहे हैं? अच्छा, इसको ज़्यादा इन चीज़ों का पता नहीं, बस सारा डिटेल मुझे आता है। सर बताइए, आप बताइए। हाँ, कहता है अभी कोरिया जा रहे हैं और फिर दुबई में ये सालाना टूर से उधर अल-फुजैरा चैम्पियनशिप, वो जनवरी में होता है हमेशा। इसके बाद मार्च में यूएस ओपन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है, उसके लिए भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। अभी ये सफ़र स्टार्ट है, स्टार्ट मैंने इतने अच्छे आगाज़ किया है 4 मेडल, और इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट्स, हमारा सिस्टम जो है वो आगे जाएंगे ओलंपिक्स तक। अच्छा, जब बेटी मेडल लेके आती है, जब कहा जाता है कि आयशा जिसने गोल्ड मेडल लिया है उसके फादर से बात करें, कैसा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा। अब जब बाज़ार में जाते हैं शॉपिंग करते हैं तो पहले तो हम इसको कहते हैं कि बस निकाब करो, जब लोगों को पता है कि आयशा आई है तो फिर मैं बैठता हूँ और इसको तस्वीरें बस 20-25 मिनट तो चला जाता है उसमें तो कोई, लेकिन लोग बहुत प्यार करते हैं जब भी जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको भी बताया कि ये लोग उससे क्यों प्यार करते हैं। आप एक स्टार हो, लेकिन आपने कभी बुराई नहीं करना कि मैं चैंपियन हूँ, ये नहीं, हम भी आम इंसान है। और मेरा मिशन ये है कि आयशा रोल मॉडल बन गई है, स्कूलों में ये जाती है, हर जगह पर लोग कहते कि मैं भी आयशा बनूं। हर वालिद साहब मुझे फ़ोन करते कि यार मेरे बेटी को भी ट्रेन करो। मैंने कहा हाँ, मैं पाकिस्तानी कोच हूँ, हर कोई आ सकती है। तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए ये बड़ा फ़ायदा आ गया कि लोगों को जहन के असर अच्छे हो गए हैं, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं अभी स्पोर्ट्स की तरफ। और सर ताइक्वांडो के लिए हम सोचते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट गेम है, उसमें कुछ चिप वगैरह भी यूज़ होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं वो शूज़, और कुछ हाथों में भी शायद पहनते हैं। बिल्कुल, तो ताइक्वांडो जो है, ताइक्वांडो पूरी दुनिया में अभी 1 नंबर पर चला गया है। ताइक्वांडो ओलंपिक्स गेम है, ताइक्वांडो जो है वो पूरी दुनिया में तकरीबन 200 कंट्री से इवॉल्व करता है, और वो इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन भी ज़्यादा उनके होते हैं, लेकिन उसमें सेफ्टी ज़्यादा है, हर जगह का सेफ्टी है उसमें, ऐसे कोई चोट मोट का ज़्यादा खतरा नहीं होता। लेकिन ट्रेनिंग उसके लिए जो है ना ज़्यादा टाइम देंगे। तो बाप बन के ट्रेनिंग करते हैं या कोच बन के ट्रेनिंग करते हैं? नहीं, बाप भी कोच भी, क्योंकि हमारे लिए जो भी लड़कियां तो मेरे स्वाद में फीमेल मेल दोनों एकेडमीज भी है। जब मैं 1 घंटा देता हूँ उसको 10 मिनट ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि ये इंटरनेशनल के लिए जा रहे हैं, ज़्यादातर मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। 2 टाइम क्लास लेते हैं, मैं एक टाइम मैं उसको करता हूँ, एक टाइम ये खुद करते हैं, बाकी कोचेस भी इसके साथ मेहनत करते हैं। क्योंकि अकेला तो अगर आप हाई लेवल पर जा सकते हैं तो ये तो एक बंदे कोच का काम नहीं होता, अलग अलग कोचिंग, अलग अलग बंदा अपनी स्ट्रेंथ उसमें लेकर आए। बिल्कुल, अलग अलग सोच होता है, अलग अलग टेक्निक्स होती है, तो बच्चे आगे जाएंगे। ज़बरदस्त। थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, आयशा वालिदा भी इतनी सपोर्ट करते हैं? वालिदा कहते हैं किधर, चलो घर बैठो। नहीं, मेरे वालिद साहब मुझे सपोर्ट करते। अगर ये सपोर्ट ना करती तो मेरा यकीन नहीं है कि मैं बाहर अम्मी का बताओ, अम्मी का मैं इसको बताऊंगा। पहले तो बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। अच्छा। आपको पता है कि हमारे पठानों में लड़कियों पर ये बहुत मुश्किल होता है। इसको मम्मी को जब ये 8 साल के लिए गए तो फिर जब आया उसने कहा ये बस आखिरी मर्तबे नहीं जाएंगे, मेरा दिमाग इसने खराब किया था, कब आएंगे, आपने क्या किया, वो किया, ये किया। जब मेडल जीता ये सारे इसने इज्जत देखा पूरी दुनिया में, और इसका मेरे कॉल सबको देखा, तो फिर उसने कहा कि नहीं, मुझे हर सूरत पर मेरे बेटी को और भी खिला दो। सिर्फ घूमते घूमते उस तरफ निकल जाएंगे। और भी खिला दो उसको, ताकि अच्छा अभी उसको इसकी अम्मी जो है सपोर्ट करती है, लेकिन पहले नहीं करती। सर आयशा जितनी माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है, 6 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 11 साल की उम्र में वो कैमरा देख के चुप हो जाता है, हमारे जैसे लोग देख के चुप हो जाते हैं, या फिर वो शायद ज़्यादा शाय होते हैं, बातें नहीं करते। शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट माशाल्लाह। ये कॉन्फिडेंस आपसे आया, स्टार बनने के बाद आया, या नेचुरल है? नहीं, अगर आप इसकी पहली वीडियोस देखें 2000 ये 8 साल की उम्र जब जीती थी तो इसको बातें भी नहीं, तो बहुत छोटी, जब कोई हार इसको पहना था वो ज़मीन पर रखता था, हार बिल्कुल नीचे होता था, हार इतना होता था इसकी सिर्फ मुंह नहीं देखता था। तो फिर देख मैंने कहा बातें भी इतनी अच्छी नहीं थी। अभी माशाल्लाह इसके इंटरव्यूज सब कुछ इतने हो कि आइंदा वक्त में और भी इंशाल्लाह आगे जाएंगे। और तालीम में कैसी है?
तालीम में भी सफ़े। और मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊं कि कुरान मजीद इसने ख़त्म अल कुरान भी किया है, कुरान मजीद भी बिल्कुल हाई लेवल पर है माशाल्लाह। देखिए दीनी तालीम भी है, दुनियावी तालीम भी है, और आप उसका शौक देखिए ताइक्वांडो का, उसमें भी बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा सर, इसके अलावा कितने बहन भाई हैं आयशा के? इसके हम मेरा सारे 8 बच्चे हैं। अच्छा। इसमें 5 ज्वेल बॉयज़ है और 3 गर्ल्स और हैं। आयशा का नंबर कौन सा है? पहला ये स्टार। सबसे बड़ी है? तो इनके बाकी जो बहन भाई हैं वो भी सारे छोटे छोटे, इसमें 2 जो है वो नेशनल प्लेयर है, वो भी छोटे है। वो क्या खेलते हैं, कौन सी क्लास? सारे ताइक्वांडो, वो तो कोई प्ले सब ग्रुप बच्चे में कोई ताइक्वांडो खेलते हैं? कोई एक कहते हैं आयशा जितना तेज कोई है? एक सिर्फ ताइक्वांडो नहीं खेलते, वो कहते मैं क्रिकेट। वो क्लास 2 में मैंने उसको क्रिकेट के सारा सामान भी दे दिया, क्रिकेट खेलो लेकिन स्पोर्ट्स खेलना है। ओके, स्पोर्ट्स ये मस्ट लाजिम है। हाँ, स्पोर्ट्स में मस्त है। तालीम, कुरान मजीद तालीम और स्पोर्ट्स, ये 3 चीज़ों मैंने बच्चों को बताई, ये मस्त है तीनों। नहीं तो आयशा के अलावा जो 2 बच्चे नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, क्या उम्र है, किस किस एक है जरियाब खान है और एक है अभी वो जा रहे फुजीरा के लिए, वो जाएंगे फर्स्ट टाइम, उसका भी टूर आएगा। अच्छा। वो नेशनल सिल्वर है और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड, हर जगह पर गोल्ड, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल में गोल्ड है, मेरिट पर आ रहे हैं। बच्चों को देख के क्या क्या सोचते हैं? कुछ चंद सालों बाद ये सब बच्चे ताइक्वांडो में या फॉर दैट मैटर किसी भी स्पोर्ट में, एक बच्चा आपका क्रिकेट की तरफ तो उसका मैं तो रुझान ये है। कहूँगा कि पाकिस्तान ताइक्वांडो के लिए जो है ना, ये हमारे घर भी काफ़ी है, ये ओलंपिक यानी आपने अपने बच्चों को ताइक्वांडो के लिए वक्फ कर दिया। अच्छा सर, जब एकेडमी में आप सिखाते होंगे लड़कियों को या दूसरे बच्चों को, तब तो आयशा भी माशाल्लाह ट्रेंड है, कुछ क्लासेस ये भी ले लेती है? हाँ, बच्चों को लड़कियाँ आती सिखा है, देती अब आजकल ज़्यादा लड़के आते हैं, वो कहते हैं क्योंकि पठानों का माहौल है, वालिदैन उसको ले जाते कि उसको फीमेल ट्रेनिंग दे दे। तो मैं आशा को कहता हूँ, लेकिन आशा कहते हैं सर मेरा उम्र अभी कोचिंग का नहीं है, मैं खुद प्लेयर हूँ, तो आप इसको ट्रेनिंग करते हो। इस पर मेरे इसके साथ कोई रीजनिंग भी होता है कि आप दे दो, ये फीमेल है, तो फिर ये मुश्किलात तो पठानों में ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अब मैं ये जो बात आपने की ना, चूंकि अब 2 बार जिक्र किया कि पठानों में ज़ाहिर है ये मुश्किल हो जाता है, आपने इससे पहले भी ज़रा जिक्र किया कि वालिदा को भी, इनकी वालिदा को मनाना भी मुश्किल हुआ। आपकी फैमिली में, आपके ख़ानदान में या मोहल्ले में ऐसी कोई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा कि बेटी है, तुम किधर इसको लेकर जा रहे हो, क्यों बाहर जा रही है, क्यों खेल रही है, क्यों ताइक्वांडो? और अगर ऐसा फेस किया तो फिर एक फादर ने कैसे इसको रिस्पॉन्ड किया? बिल्कुल, ये मसले तो ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो इसने ये 2 मेडल लिया थाईलैंड में, अभी अगस्त में 1 महीना 2 महीने हो गया, तो उस वजह से अभी ये मसले मेरे लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया, लोगों को पता चल गया। और मैं खुशकिस्मत इंसान इसलिए हूँ कि ये बचपन 8 साल से शुरू है, अगर ये बड़ी भी हो जाए, 20 साल की भी हो जाए, तो सारे के लिए ये बच्ची है। अगर ये 18 साल 20 साल के पठानों में आता है, चैंपियन बनता, तो फिर मेरे लिए मुश्किलात होता था। अभी मेरे लिए मुश्किलात नहीं है, क्योंकि हर कोई इसको बचपन से जानता है, कोई मसला मेरे लिए आगे नहीं है। That's great। क्या बात है, एक बाप ने कैसे अपनी बेटी को और चैंपियन बिलखुसूस खुद वहाँ बनाया। से जहाँ पर ये इशूज ज़्यादा होते हैं, हाँ। ज़ाहिर है पर्दे का भी एक ज़्यादा इंतजाम वहाँ पर होता है। बिल्कुल। जनरली भी हम देखते हैं कि वहाँ पर ख़वातीन नहीं बाहर निकलती, बच्चियाँ नहीं उस तरह से बाहर निकलती, लेकिन एक फादर ने सपोर्ट भी किया है और उन्होंने सोच लेके तमाम बच्चों को, एक क्रिकेट में बाकी सारे ताइक्वांडो में आगे जाएंगे। सबसे छोटा कितना है? सबसे छोटा जो है मेरी बेटी है, महक अयाज, वो अभी 5 महीनों का है। माशाल्लाह। मेरा ख्याल है उसने चलना बाद में शुरू करना है ताइक्वांडो के मूव्स पहले, और इसका 5 kg वजन भी है। माशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं, अभी कोरिया के लिए प्रिपेयर कर रही हैं आयशा, तो इंशाल्लाह जीत के आएंगी एक और मेडल लेके, और हम दोबारा इनवाइट करेंगे, दोबारा आयशा के साथ गपशप करेंगे। वेरी नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलके। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आपकी बेटी को और कामयाबियां दे और आपको इसी तरह सर फखर से बुलंद और करने का इनकी मौका दे। तरह हर को सोचना चाहिए कि जिस तरह बच्चों को लेकर आपने आगे चलना है, कि वो सोच ले रहे हैं कि भाई स्पोर्ट्स मैंडेटरी है। ये ठीक है, पढ़ाई और कुरान की तालीम, यानी दीनी दुनियावी तालीम तो अहम है, लेकिन उसके साथ साथ खेल बहुत अहम है। ये आपको मजबूत बनाएगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा, और इसी से आप नाम कमाएंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए।
बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं जो 5 साल तक उनकी पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपने मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं। उनको तकरीबन ड्यूटी में 50% ड्यूटी उनको रिबेट मिल जाएगा ड्यूटी में। ये धरने और जत्थे लेकर आना ये कोई मसाइल का हल नहीं है। आज इमरान खान अगर धरना लेकर आते हैं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जत्था लेकर आते हैं, तो अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान हुकूमत गिराने में कामयाब भी हो जाएं और इमरान खान दोबारा आएँ कभी भी हुकूमत में, तो ये जमातें मौजूदा जो जमातें हैं क्या ये भी धरने लेकर आएँ, ये भी जत्थे लेकर आएँ, ये भी चढ़ाई करें और फिर हुकूमत के इमरान खान की हुकूमत गिराएं? तो ये इस तरह अगर धरने और चढ़ाई करके जत्थे लेकर हुकूमतें गिरानी हैं तो फिर इससे जमहूरियत को और पार्लिमानी और सियासी जो निज़ाम है इसको नुकसान होगा, ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। कस्टमर जब नहीं आएंगे तो फिर ज़ाहिर हमारा नुकसान होता है, तो धरना तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे को अंदर गैस भी लानी होती है, लकड़ी लानी होती है, परेशानी होती है, बहुत सामान वगैरह लाना होता है, तो धरना नहीं होना चाहिए। थोड़ा अर्सा पहले आपको पता है कोरोना पैंडेमिक आया था, उसकी वजह से हमारी पढ़ाई का काफ़ी अर्ज हो चुका है और उसके अलावा भी जो लोग रोज़गार वगैरह करते हैं उनकी रोज़ी में भी माशी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो जो लोग धरना कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि उनके पास और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आसानी से मसले हल हो सकते हैं। उनको चाहिए कि वहाँ पे मसले हल करें, ना कि इस तरह रोड्स वगैरह ब्लॉक करके धरना दिया जाए। इससे हमें भी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारा आखिरी सेगमेंट, उसके साथ हम हाजिर हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से चित्राल से ताल्लुक है, अमेरिका में मुकीम है, कुछ दिन से पाकिस्तान आए हुए हैं। जिस तरीके से वो काम करें, फलाही कामों में पेश हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। कैसे एक कामयाब कारोबारी फर्द बने वो, उस पर भी बात होगी। कामयाबी की फहरिस्त क्या है, उसके साथ साथ स्पार्क ऑफ होप बेघर बच्चों की रिहाइश के लिए काम कर रहे हैं और उनके खिदमात के एतराफ़ में अमरीकी सदर की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पाकिस्तान में बच्चों के स्कूलों की तामीर, स्ट्रीट चिल्ड्रन की तामीर और सयाहत के शोबे में सरमायाकारी के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान की जानिब से उन्हें मेडल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इतने अवार्ड जो इन्होंने संभाल रखे हैं, इसके पीछे ज़ाहिर एक सोच होती है, एक मेहनत होती है, एक फ़िलॉसफी होती है। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे। वी हैव विद अस अनवर अमान साहब जो कि साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं? मॉर्निंग। फ्रॉम चित्राल टू अमेरिका, कब कैसे? जी ये 26-27 साल पहले चित्राल से अमेरिका गया था। क्या सोच के गए थे? एक्चुअली पढ़ाई के लिए गया था। अच्छा। जब वहाँ जाके देखा कि कॉलेज का फीस कुछ ज़्यादा ही है, अगर मैं पूरे अपने छोटे से गांव को भी पूरा सेल किया होता तो एक क्वार्टर का आपका फीस नहीं पे किया होता। तो मैंने काम शुरू किया वहाँ पे फिर, और फिर मैंने सोचा यार मुझे क्या ज़िंदगी भर काम करना है या मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो मैं और माई बेटर हाफ नसरीन, तो हमने अपने दोनों ने काम शुरू करके अपने थोड़े पैसे बचाए 1 साल तक, और 1 साल में फिर हमने अपना बिजनेस शुरू किया। शादी यहीं पे हो गई थी, वहाँ जाके हुई थी? शादी वहीं जाके हुई थी जी। ठीक है। अच्छा, बेटर हाफ के बगैर गए थे ना, पहले तो पढ़ने की नीयत से गए, हाफ तो गए थे तो पूरे हो गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाफ गए थे, बेटर हाफ के साथ आए। बेटर हाफ के साथ आ गए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ज़बरदस्त सर, अगर मैं ये पूछूं, ज़रा पढ़ने गए, आपने थोड़ा सा शेयर भी किया कि ज़रा थोड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, बट फिर एक जर्नी थी आपकी और अभी यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। क्या राज है सक्सेस का? एक सबसे ज़रूरी ये है कि ड्रीम, ख्वाब देखना। आप ख्वाब देखना ना छोड़ें और जो काम करें वो पैशन से करें। ये दो बहुत नो मैटर व्हाटएवर यू डू, नो मैटर व्हाट यू डू, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम, तो उस काम को पैशन से करें आप। और लेकिन ख्वाब ना भूलें, ड्रीम बिग,
When you dream big, you will definitely achieve at least 70-80% of your लेकिन dreams. सर अमेरिका में भी ख्वाब सेम ही आते हैं। सेम ही आते हैं, हाँ, जहाँ भी हो। नहीं, अमेरिका में काम भी वैसे ही जैसे किसी और मुल्क में है। नहीं, ख्वाब तो ख्वाब है। ख्वाब तो ख्वाब है। नींद अच्छी आए तो ख्वाब अच्छे आते नहीं, हैं। बट अमेरिका में कामयाब होना ऐसा ही जैसे किसी और मुल्क में कामयाब होना, कि अमेरिका में कामयाब होने के लिए कुछ डिफरेंट सोचना पड़ता है? नहीं, यू नो, वहाँ पे सहूलत हैं, आई मीन अपॉर्चुनिटीज, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स, एंड आई एम ब्लेस्ड टू बी देयर, इट्स माय अडॉप्टेड कंट्री। सो जो भी यू नो, जो शुरू के अर्ली चाइल्डहुड ट्रेनिंग जो मिलता है आपको 2 साल से लेके 10 साल तक, ठीक है, वो आपके पूरे जिंदगी को जो है ना लेके चलता है। वो आपका लेकिन चित्राल का है? वो चित्राल का है और वो माउंटेन्स का है, और यानी वो पहाड़ों के एक्सपीरियंस ने अमेरिका में आपको फायदा पहुंचाया। आप एक मजबूत, एब्सोल्युटली, क्योंकि यू कांट लूज एनीथिंग, आई मीन, और क्या कर सकते हैं? और इस माउंटेन सक्सेस के बाद आपने लोगों की मदद करने का भी सोचा। मैं चाहती हूँ स्पार्क ऑफ होप से मुतालिक आप थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है, कैसे सोचा आपने, कैसे काम करता है? Spark of Hope is, I'm a co-founder and my wife is the driving force behind Spark of Hope. तो एक दिन हम लोग अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, यू नो, जैसा नॉर्मल नौजवान स्क्रॉलिंग डाउन अप एंड डाउन ऑन आवर फोन यूट्यूब में, तो एक डॉक्यूमेंट्री हमें नज़र आई, Hidden Shame of Pakistan. It's a BBC documentary. And it was on street children in Pakistan, के कितने बच्चे स्ट्रीट में हैं जो तालीम के बगैर हैं, या वॉर चिल्ड्रन हैं, या यतीम या मिस्कीन हैं, या उनके पास घर नहीं है, या सिंगल पेरेंट्स। तो बहुत डिस्टर्बिंग डॉक्यूमेंट्री था, 40 मिनट का। वो देखने के बाद आई वाज रियली, यू नो, डिप्रेस्ड, एंड माय वाइफ इज़ लाइक, आर वी गोइंग टू प्रे फॉर देम, या हम उनके लिए कुछ करें, या दुआ करके सो जाएं, या कुछ करें हम उनके लिए। वंडरफुल थॉट। तो शी इज़ द वन हु इग्नाइट दैट स्पार्क, कुछ करना है। तो वो जो स्पार्क ऑफ होप, you know, we all have responsibility to ignite that spark into marginalized society, जहाँ पे हमारे बच्चे, तालीम is the only way out, you know, vocational training is the only way out। तो ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में। हाँ जी। लेकिन इसके अलावा चूंकि आप लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता भी हैं, और आप ज़रा चूंकि यू बिलोंग टू चित्राल, आप जिस तरह वापस आते हैं, जब आप वापस आए आपने चित्राल की टूरिज्म पर काम किया। जनरली भी हम देखते हैं चित्राल से मुतालिक, चित्राल उसमें ज़रा कैलाश वादी भी है, उसमें और जगह भी हैं, बहुत खूबसूरत जगह हैं वहाँ पर होटलिंग इंडस्ट्री में भी ज़रा आप लोग हैं। किस तरह से आपने पे बैक किया है चित्राल को इन टूरिज्म इंडस्ट्री? और मैंने नाम भी पता लगा लिया, बी जान। ये बी जान क्या है, ये भी वो भी बताएंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू नो, अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखें पाकिस्तान में, सवाद में 2 मिलियन से ज़्यादा आपके टूरिस्ट जाते हैं, नारान कालाम ओवर 2 मिलियन, GB गिलगित बल्तिस्तान ओवर 1.5 मिलियन, चित्राल 100,000। It was a very difficult decision, but it was not difficult for me as a Chitrali, because Chitral, whenever I think about Chitral, I think about my mother, because my early childhood memories are from Chitral. And whatever I am is I am because of all those early childhood memories. तो चित्राल में, you know, अभी जो कनेक्टिविटी है, रोड, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर काम हो भी रहा है, और ये जब कनेक्टिविटी सब वो सेटल हो जाएंगे तो चित्राल विल बी द बेस्ट प्लेस। और चित्राल में बनाने का मकसद मेरा ये था कि आई रियली वांट टू शो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और रेस्ट ऑफ पाकिस्तान द रियल चित्राल, द चित्राल विद पोइट्री, चित्राल with music, चित्राल with religious tourism, culture, और हमारे पास you know कैलाश कल्चर है, हमारे पास बहुत सारे कल्चर हैं, और कैलाश पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, नहीं है। और ये इसकी कहानी मैं आपको बताऊं, बरसगीर के पार्टीशन से पहले बहुत जगहों में कैलाश ट्राइब थे। इंडिया में भी थे, अफगानिस्तान में भी थे, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी थे, लेकिन कहीं पे भी वो ट्राइब सर्वाइव नहीं किए, एक्सेप्ट चित्राल। दैट्स चित्राल। Tolerance, accepting each other with their differences. एक दूसरे के ऊपर मजाक करो, हंसो, you know, and it's okay, you know, you can be different. बहुत खूबसूरत लोग हैं चित्राल के। Yes, absolutely. बहुत खूबसूरत लोग हैं। आप उनसे गुफ्तगू करें, आप उनके पास बैठें,
इतना धीमा, इतना खूबसूरत लहजा, एक तो जगह प्यारी, ऊपर से लोग प्यारे, और वहां पे तो जितना पोटेंशियल टूरिज्म का है, आपने बड़ी दुरुस्त बात की, कनेक्टिविटी वाज द मिसिंग लिंक। वो हो जाए तो फिर तो उससे खूबसूरत और प्यारी जगह कोई होगी नहीं। एग्जैक्टली कहाँ से हैं आप चित्राल में? मैं चित्राल में करीमाबाद वैली से हूँ। करीमाबाद वैली, विच इज़ अबाउट एट 10,000 एल्टीट्यूड पे मेरा ओरिजिनल घर था, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत थिन होता है, तो वो आदमी को टफ बना ही देता है। तो या। कोई नया चित्राल में आप लॉन्च करने वाले हो? चित्राल में हम लोग नॉर्थ नेचुरल के नाम से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमारे अपने इंडिजिनस पौधे हैं, जो पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ हैं, उन्हीं चीज़ों को हम लोग मेरा पार्टनर इसरार के साथ मिलके हम लोग मार्केट में लाने वाले हैं। कितने अरसे से आप हैं, कितना अरसा आप रहेंगे पाकिस्तान? अभी 4 दिन और हैं जी। सिर्फ 4 दिन और? वरना हम कहते हैं कि लेट्स गो टू चित्राल और जरा देखते हैं क्या क्या। यू हैव टू कम टू चित्राल। चलें ठीक है, बाकी गुफ्तगू हम चित्राल जाए करते वक्त मुख्तसर था, लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके कि किस तरीके से आप चित्राल से अमेरिका गए, वहाँ पे कामयाब हुए, वापस आए हैं और पे बैक करें, आते रहते हैं और पे बैक करते रहते हैं। जो बात आपने की ना स्पार्क ऑफ होप की, उस पर हम इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में जरूर डिटेल से बात करें, कैसे बच्चों के लिए ये स्पार्क ऑफ होप एक रोशनी है, एक उम्मीद की किरण है। वक्त के खत्म, मुलाकात चित्राल से इंशाल्लाह कभी जरूर करेंगे। अल्लाह हाफिज।